Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कीपिंग योर बोर्ड्स इन माइंड। हम लोग लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन, जिसको हम बोल रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। और ये एक्चुअली सुपर डुपर क्विक रिवीजन है, जिसमें आज हम इस सेशन में इंटायर सप्लीमेंट्री रीडर को डिस्कस करेंगे बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज मैनर में, बट कंप्लीट मीनिंग के साथ। सो आपको एग्जाम से पहले बस एक बार और इस वीडियो को फास्ट मूवमेंट में चलाना है, ताकि आपकी पूरी कम से कम समय में कंप्लीट सप्लीमेंट्री रीडर प्रिपेयर हो जाए। सो बिना टाइम को वेस्ट करिए, जल्दी स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सो कम स्टूडेंट्स, डू अटेंड इट वेरी वेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन वेरी प्रिसाइज मैनर। सो सुपर क्विक रिवीजन ऑफ एंटायर सप्लीमेंट्री बुक, जिसका नाम है विस्तास। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे चैप्टर्स को बहुत ही कंसाइज मैनर में। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 इज थर्ड लेवल। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल कराऊं तो आपको याद होगा, इसमें एक पर्सन था जिसका नाम था चार्ली। चार्ली अपनी रियल लाइफ टेंशन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो डिस्ट्रैक्शन के लिए एक एस्केप चाहता था। वो चाहता था कि मैं इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हार्डशिप्स उसकी लाइफ में आ रही हैं, वो उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहता, और वो चाहता था कि मैं इन सब चीज़ों से एस्केप कर लूँ और एक ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ पे बहुत ही पीस प्रिवेल करता है। तो ये एग्जैक्टली थर्ड लेवल था, और ऐसे ही उसने अपनी इमेजिनेशन में एक ऐसा लेवल ढूंढा, लाइक फ्लोर होते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे एक थर्ड लेवल पे चला गया और वहां पे उसने एक एंट्री गेट देखा बड़ा सा, और वहां से उसको लगता है कि वो एस्केप करके एक ऐसे टाइम में, एक ऐसे पुराने टाइम में चला गया जहां पे पीस प्रिवेल करता है, बिकॉज वो प्रायर टू वॉर है। मतलब वहाँ पे अभी वॉर नहीं हो, वॉर से पहले वाली जो कंडीशन है, पूरी तरफ शांति ही शांति और बहुत ही पीस, लव, ब्रदरहुड, वो वाली फीलिंग्स है। तो वो ऐसा इमेजिन करता है और ये पूरी इमेजिनेशन के बारे में बताता है। और ये ऐसा क्यों करता है? टू गेट एस्केप फ्रॉम द रियल लाइफ प्रॉब्लम, टेंशंस एंड ट्रबल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लेवल। जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं इस सुपर क्विक रिवीजन फॉर्मेट में। So, Charlie claims to have been on the third level of the Grand Central Station. चार्ली ऐसा क्लेम करता है कि मैं गया हूं और वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर वहां पे हमने इतनी वियर्ड चीज़ें भी देखी थी कि चार्ली ऐसा बोलता है कि वहां पे जब मैंने अपनी करेंसी दी एक्सचेंज, मुझे कुछ परचेज करना था, वहां पे टिकट्स, चार्ली और उसको अपनी वाइफ के लिए टिकट्स लेनी थी। तो जब उसने अपनी करेंसी यूज़ करी तो उसको वहाँ पे पता चला कि ये तो बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराने टाइम में आ गया है। तो उसको वहाँ पे करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ा पहले, और फिर उसने टिकट्स परचेज की। तो इतना सारा वो इमेजिन कर लेता है। सो चार्ली क्लेम करता है कि यस, मैं गया हूँ थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब ये मेजर जो बात हो रही है, जो थर्ड लेवल, ये कहाँ पर है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ऐसे होता है ना, जैसे एक हाईवे होता है या एक वे होता है और वहाँ से कट के एक सबवे आता है, तो ये वो एग्जैक्टली थर्ड लेवल की बात हो रही है। Railway authorities swear that there are only 2 levels at the Grand Central. No one has ever seen the third level there. और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो swear कर सकते हैं, इस बात की कसम खा सकते हैं, लेकिन चैलेंज ऑन दिस कि वहाँ पे 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते, कोई थर्ड लेवल कभी बना ही नहीं है वहाँ पर। So no one has ever seen the third level there. Charlie consults। अब यहाँ पे चार्ली बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं खुद गया हूँ, मैंने वहाँ की चीज़ों को विटनेस करा है, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स वहाँ के बता सकता हूँ, बट ऑन द अदर साइड जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं वो क्लेम करते हैं, दे ऑल्सो चैलेंज एट द सेम टाइम, कि कभी यहाँ पे थर्ड लेवल बना ही नहीं था। ग्रैंड रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं और कभी कोई इंसान थर्ड लेवल पे गए नहीं, क्योंकि कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ। और ऐसे टाइम पे चार्ली बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और उसका एक फ्रेंड है जो कि साइकियाट्रिस्ट है, वो उससे कंसल्ट करता है। So Charlie consults his psychiatrist friend. He tells him about the third level. His friend calls it a walking dream wish fulfillment. अब उसका फ्रेंड जो साइकियाट्रिस्ट है, चार्ली का फ्रेंड, वो क्या बोलता है कि ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा और भी लोगों के साथ हो चुका है। फाइनली हम देखेंगे कि जब हम एंड की तरफ मूव करेंगे तो खुद ये जो उसका फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट है, वहां पे पहुंच गया अपनी इमेजिनेशन। सो
His friend calls it a walking dream wish fulfillment. बहुत लोग ऐसा करते हैं, मतलब खुली आंखों से ऐसी चीज़ों को इमेजिन करते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और वो ऐसा क्यों करते हैं वो बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वो जो रियल लाइफ में जो कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशंस आ रहे हैं वो उनको फेस नहीं कर सकते और वो उन चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे कुछ इमेजिनेटरी वर्ल्ड में चले जाते हैं. सो इट इज़ वेरी फेयर अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट. आई होप इतना समझ में आया. लेट्स move further. Actually, Charlie doesn't feel at home in the modern world of fear, insecurity and war. अभी ऐसा होता क्यों है? Because Charlie doesn't feel at home. उसको बहुत feel at home मतलब कि उसको बहुत comfortable feel नहीं करता. कहाँ पे? ये जो modern world है. अब ये modern world कौन सा है? जो war के बाद की जो situation है. war के बाद क्या होता है? Destruction. लोगों के दिल दिमाग में fear, tension, terror, ये सारी चीजें भर जाती है और सारी तरफ जहाँ भी देखो डिस्ट्रक्शन, हेट्रेड की फीलिंग हो जाती है. तो ये सारी चीजों में चार्ली अपने आप को बिल्कुल भी सूटेबल या कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था. सो एक्चुअली चार्ली डजंट फील एट होम इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड वॉर. Therefore, he just escapes into the world of dreams and fantasies. Charlie's friends, जो चार्ली के जो फ्रेंड है, ही क्लेम दैट, फ्रेंड्स नहीं एक्चुअली वो फ्रेंड जो कि साइकियाट्रिस्ट है, he claims that he has an escapist tendency. अब वो क्या बोल रहा है कि चार्ले की escapist की टेंडेंसी है, कि उसकी ऐसी फितरत है, उसकी ऐसी आदत है, नेचर है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन बनती है उसके सामने, वो चीज़ों को फेस नहीं कर सकता, वहाँ से एस्केप करने की, भागने की कोशिश करता है ताकि वो बच जाए, उसको वो चीज़ों को फेस ना करना पड़े. His stamp collection is nothing but a temporary refuge from reality. अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि जो चार्ले है, ये उसने हैबिट कहाँ से ली, चार्ले उसको बता रहे हैं कि अच्छा, चार्ले बता रहे, बट उससे पहले एक मिसिंग चेन और बताना चाहूँगी. दैट इज, ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो चार्ले के फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि चार्ले तुम जो स्टैम्प कलेक्शन जो करते हो ना, ये जो तुम्हारी हॉबी है ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, ये सिर्फ तुम इसीलिए करते हो ताकि तुम उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर लो और अपना दिमाग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर लो, और जितनी टेंशन, वरीज, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स है, तुम उनसे थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाओ. बट यहाँ पर चार्ले जस्टिफाई करते हैं अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कि नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि ये टेम्परेरी रिफ्यूज है फ्रॉम द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ऐसा तो मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे. ये हॉबी मैंने उन्हीं से पजेस करी है, मैंने उन्हीं से ये स्किल को इनकलकेट किया है. बट वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो एस्केप में बिलीव नहीं करते थे और उनके टाइम पे तो बहुत पीस प्रिवेल करता था, तो ऐसा तो नहीं है. नाउ Charlie's friend claimed that he has an escapist tendency. His stamp collecting is nothing but a temporary refuge from reality. One day, Charlie is in a hurry to get his apartment. He takes the subway from the Grand Central because it is faster than the bus. और ये कब हुआ, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल चार्ले ने कब आइडेंटिफाई करा? तो एक बार की बात है जब चार्ले को बहुत ऑफिस से बहुत लेट हो गया था और घर जाने की उसको बहुत जल्दी थी. सो व्हेन ही वाज इन अ हरी टू गेट टू हिज अपार्टमेंट, ही टेक्स, तो तब वो एक सबवे लेता है कि मेन वाले जो वेज होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से लंबे रूट्स होते हैं, तो एक कट ले लेता है, सबवे फॉलो कर लेते हैं जहां पे, और सबवे कहाँ था? फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि उनको लगता है कि यह फास्टर रूट है, इसलिए वो उस रूट को ऑप्ट कर लेते हैं. बट जब वो वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे तो अलग ही एक वर्ल्ड शुरू हो जाता है. ही गोज डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, देन ही वॉक्स डाउन टू द सेकंड लेवल, द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम देयर. अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वे है और यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आ गए, फिर यहाँ से उतर के सेकंड लेवल पे आ गए, फिर और इमेजिनेशन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं और उतर के अभी थर्ड लेवल पे भी आ रहे हैं. So he goes down the steps to the first level, then he walks down to the second level. The अब second level पे क्या देखते हैं? सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम देयर. अब ऐसी ट्रेन्स जो वहाँ के आसपास के एरियाज को कनेक्ट करती हैं. अब अभी तो ऐसा नहीं होता कि पुराने टाइम में चले गए, वैसे वो इमेजिन कर रहे हैं. He goes into an arched doorway heading for the subway and gets lost. अब exactly ये जो arched doorway है, आर्क मतलब ऐसे करके डूम जो बनाया हो, ऐसा बड़ा सा एक एंट्री गेट है जब वो सेकंड लेवल से नीचे उतरते हैं. एक्चुअली सेकंड लेवल पे चीज़ें खत्म हो जाती है, बिकॉज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट लेवल है, उसके नीचे सेकंड लेवल है, बस खत्म हो गया.
बट चार्ले जब सेकेंड लेवल पे आ जाते हैं तो उनको एक बड़ा सा एक डोम शेप का एक आर्क, ऐसे हम जैसे ऐसे यू शेप बोल सकते हैं उसको रिवर्स, तो ऐसे यू शेप का एक बड़ा सा उनको गेटवे दिखता है जहां से वो एंटर होते हैं, और जब वो एंटर होते हैं वो एग्जैक्टली अपनी इमेजिनेशन में अब एस्केप करते हैं. इट इज ऑल व्हाट ही फैंटेसाइज, ये सिर्फ उनका इल्यूजन था. So he goes into an arched doorway heading for the subway and gets lost there. It is quite easy. It is quite easy to get lost there. The Grand Central is growing like a tree with endless corridors, doorways and stairs. अब वहाँ पे जाके वो घूम जाते क्योंकि उनको समझ नहीं आता कौन सा गेट है. बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे डोर्स हैं, बहुत सारे गेटवेज. तो उनको समझ नहीं आता यहाँ से जाना था, वहाँ से जाना था. घूम फिर के उनको ऐसा लगता है लाइक ही इज ऑल टुगेदर लॉस्ट. He finds himself on the third level. अब जब बहुत भटक जाते हैं तो फाइनली अपने आप को वो कहाँ पर मतलब एक एस्केप करते 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 और वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, थर्ड लेवल पे पहुँच जाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स, ब्रास पिटन्स, डर्बी हैट्स, बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टैश. अब यहाँ पे पुराने समय की बात हो रही है क्योंकि अब जिस वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं चार्ले, वहाँ पे पुराना टाइम है, प्रायर टू वॉर. मतलब वॉर अभी नहीं हुआ था, वॉर को होने में अभी काफ़ी साल बचे थे. तो उस समय जो कैसा माहौल था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था, ये उन चीज़ों की बात बता रहे. तो कैसा होता था पुराने समय में, आपने देखा होगा जो लाइट्स थी वो गैस से चलती थी. जैसे हम घर पे लालटेन्स देखते हैं ना, वैसे ही एग्जाम्पल बता रहे हैं. ब्रास के स्पिटन्स थे, स्पिटन्स लाइक जिसमें हम स्पिट करते हैं, थूकदान जिसे हिंदी में बोला जाता है, तो वो ब्रास के थे. पुराने समय में तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती थी ऐसी. और डर्बल हैट्स, और बड़े बड़े हैट्स लगा के लोग घूमते हैं, बड़ी बड़ी बियर्ड्स रखते हैं, और लड़कियों को देखा होगा तो साइड बन्स रखती है, जो आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता. और यहाँ पे साइड बन्स एक और चीज़ बताना चाहता है. जो पहले के जो जेंटलमैन हुआ करते थे, जो मेन हुआ करते थे, वो साइड में बहुत बड़ी बड़ी कलम रखते थे, बड़ी बियर्ड्स होती थी, बड़ी मुस्टाश होती थी. तो ये वो सारी चीजों को विटनेस कर रहे हैं आज के टाइम में. और फैंसी मुस्टाच. He wants 2 tickets for गेल्सबर्ग लियोन्स. अब उनको 2 टिकट्स चाहिए थी. 2 टिकट्स क्यों? एक खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाहते थे. वो चाहते थे कि उनकी वाइफ भी उनके साथ कंपनी करे. कहाँ पे? गेल्सबर्ग, जो कि लियोन्स में है. The clerk is surprised to see different kinds of notes in Charlie's hand. और जब वो टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो कैशियर होता है, जो क्लर्क होता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे नोट्स, कलरफुल नोट्स लेके आ गए हो और बोल रहे हो मुझे टिकट दे दो, बिकॉज बहुत पुराना टाइम है, अब करेंसी काफ़ी चेंज हो चुकी है. He wants saying to him that ain't money मिस्टर. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं वो जो क्लर्क है वो, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर हम किसी दूसरी जगह पे जाएं और हम अपनी करेंसी का यूज़ करें तो ये इलीगल कंसिडर किया जाता है. तो जिस जगह पर हो आपको उसी टाइम की वहीं की करेंसी यूज़ करनी चाहिए. दिस इज़ द रेगुलेशन. और वहाँ पर जब क्लर्क ने देखा ये कोई और टाइप के नोट लेके आए और मुझसे टिकट मांग रहे हैं, तो वो बोलते हैं ये मनी नहीं है सर, प्लीज़ गेट द रेलेवेंट. उनको वार्न कर देते हैं, उनको धमका देते हैं कि अगर तुमने सही नहीं लेके आए, सो आई मे ऑल्सो पुट यू बिहाइंड, आई कॉल द कॉप्स, आई पुट यू बिहाइंड द बार्स. अब वो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डर भी जाते हैं. कौन? चार्ले. नाउ चार्ले टर्न्स अवे एंड गोज आउट फास्ट. और चार्ले वहाँ से मुड़ जाते हैं और फटाफट चले जाते हैं. और फाइनली वो ढूंढते हैं वो काउंटर जहाँ पे वो अपनी मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं. ही बाइज ओल्ड करेंसी. और वहाँ पे क्या पुरानी करेंसी को खरीदते हैं. अब नई जो करेंसी ऑफ कोर्स वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो नई कम करेंसी में भी वो ज़्यादा पैसा ले सकते थे. सो ही बाइज ओल्ड करेंसी बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल. वहाँ पे वो करेंसी भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर फाइनली जब वो ये ऐसा सोचते हैं कि अब मेरी टिकट्स भी हो गई हैं, तो अपनी वाइफ को लेके आता है और हम दोनों अब गेल्सबर्ग चले जाते हैं. तो बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर. बट उनको वो दोबारा वो आर्क्ड शेप का वो डोरवे, वो कॉरिडोर कभी नहीं मिलता विच लेड हिम टू द थर्ड लेवल. सो बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. हिज फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्स. अब ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं, ये उनके फ्रेंड है सैम, जिनका नाम है
ही डिसअपियर्स, अब वो उनके फ्रेंड डिसअपियर हो जाते हैं, नोबडी नोज वेयर, अब किसी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ आखिर चले गए, और वो कहाँ गए थे एग्जैक्टली थर्ड लेवल में। चार्ले सस्पेक्ट्स हिम टू बी इन गेल्सबर्ग एलियंस, और चार्ले ऐसा सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात के बारे में सिर्फ अपने फ्रेंड जो साइकियाट्रिस्ट थे उन्हीं से डिस्कस करा था, और अब चार्ले को ऐसा लगता है कि मैंने इतनी अच्छी चीज़ें बताई वहाँ के बारे में, पुराना समय था, ऑफ कोर्स वॉर भी नहीं हुआ था, चीज़ें बहुत पीस प्रिवेल करता था, लव ब्रदरहुड की फीलिंग थी, तो उन्होंने जब उस जगह के बारे में बताया तो चार्ले को ऐसा लगता है कि बहुत सालों से मुझे वो मेरा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट सैम भी नहीं मिला, तो वो ऐसा मान लेते हैं कि वो भी थर्ड लेवल से गया होगा और वो गेल्सबर्ग एलियंस में होगा अभी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द प्लेस, क्योंकि जब मैं उनको बात बताता था सैम को अपने बारे में कि मैंने वहाँ पर ये देखा, वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत फैंटेसाइज करते थे वो भी इन चीज़ों में। चार्ले फाइंड्स आउट दैट सैम बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $300। अब चार्ली ऐसा भी फाइंड आउट, जो उनके साथ उन्होंने ऐसा खुद से इमेजिन करा वो सारी चीज़ें सैम के साथ भी रिलेट कर देते हैं। तो चार्ले फाइंड आउट करते हैं कि सैम बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $300, और उन्होंने पुरानी करेंसी को $300 में उन्होंने लिया होगा, बिकॉज ऐसा चार्ले ने भी किया था इमेजिनेशन में। ही ऑल्सो फाइंड्स अ मार्क्ड एनवेलप एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब यहाँ पे अगेन थोड़ा सा और ट्विस्ट स्टार्ट होता, थर्ड पार्ट जैसा बोल सकते हो, एग्जैक्टली ऐसा कोई डिवीजन नहीं है चैप्टर में, बट हम 3 फेजेस बोल सकते हैं कि फर्स्ट फेज जहाँ पे वो एस्केप करते हैं, सेकेंड फेज ये हुआ जहाँ पे वो थर्ड लेवल पूरा वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन वो देख रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट अबाउट इल्यूजन। और उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बोलते हैं दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज जस्ट एन एस्केप दैट यू हैव फाउंड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ। और थर्ड फेज में अब ऐसा होता है कि अब क्या होता है कि अब एक लेटर, एक एनवेलप आता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था उनके ग्रैंडफादर की भी हॉबी थी क्या, स्टैम्प कलेक्शन की। और फर्स्ट डे स्टैम्प में क्या होता है कि एक ब्लैंक एनवेलप होता है, उसमें वो स्टिक करके अपने एड्रेस पे पोस्ट कर दे, सो दैट कि सबसे जैसे ही ये कोई नया स्टैम्प रिलीज हुआ वो सबसे पहले उनको मिल जाए, बिकॉज ये स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, और ये हॉबी चार्ले ने अपने ग्रैंडफादर से ही ली थी। तो अब वो क्या फाइंड आउट करते हैं, जब वो सैम नहीं मिला, बहुत टाइम बीत गया, तो एक दिन वो देखते हैं कि अ मार्क्ड एनवेलप एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब वो जो एड्रेस पे था, अच्छा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने अभी चैप्टर के बारे में नहीं बताया, दैट इज ये गेल्सबर्ग एलियंस के बारे में क्यों बोला गया, बिकॉज दिस इज दैट प्लेस जहाँ पे चार्ले जब छोटे थे ये अपने ग्रैंडफादर के साथ विजिट करने गए थे, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर जगह की बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं चार्ली के दिमाग में। और जब भी वो एस्केप के बारे में सोचते हैं तो प्री वॉर जैसे कंडीशन बहुत अच्छी थी, वहाँ पर लव पीस प्रिवेल करता था, और इसीलिए बार बार वो वहीं पर जाना चाहते हैं, बिकॉज उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज एसोसिएटेड है उस जगह से। सो ही ऑल्सो फाइंड्स अ मार्क्ड एनवेलप जो एड्रेस किया गया था उनके ग्रैंडफादर के घर पे, जो कहाँ पर था, गेल्सबर्ग में। द पोस्टमार्क शोड द डेट 18 जुलाई 1894। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली। अब जो उसमें एनवेलप में जो डेट लिखी गई थी वो कितनी पुरानी डेट थी, वो थी 18 जुलाई 1894 की बात है ये। और जो लेटर वो एड्रेस किसको किया गया था, चार्ली को एड्रेस किया गया था। ये रियलिटी में नहीं है, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। सैम क्लेम टू हैव फाउंड द थर्ड लेवल। अब चार्ली को ऐसा लगता है कि सैम ने पक्का थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, एंड देन ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। और वो बोलता है और ऐसा एड्रेस करते हुए ये जो लेटर एनवेलप था ये ग्रैंडफादर के एड्रेस पर था, बट ये किसको एड्रेस कर रहा था, चार्ले को। तो ऐसा यहाँ पर चार्ले ऐसा सोचते हैं कि सैम पहुँच गया है, साइकियाट्रिस्ट पहुँच गया थर्ड लेवल पे, और वो एग्जैक्टली अभी गेल्सबर्ग एलियंस में है, और वो इनको बुला रहा है, बताना चाहता है कि सैम चार्ली तुम और अपनी वाइफ लुइजा के साथ यहाँ पर आ जाओ, ये जगह बहुत अच्छी है और हम यहाँ पर बहुत एंजॉय करें, होप तुम भी यहाँ पर बहुत एंजॉय करोगे। सो ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा कीप्स लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। तुम लोग थर्ड लेवल ढूंढते रहो और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। द लेटर वॉज रिटन एंड साइन्ड बाय सैम।
The most mysterious thing was that Sam was his psychiatrist. सबसे बड़ा रहस्य क्या था, मिस्ट्री क्या थी कि जो इंसान खुद साइकियाट्रिस्ट है, जो लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, मेंटल, हम कुछ फील करते हैं, कुछ परसीव करते हैं, कुछ ऐसी थॉट लूप में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए साइकियाट्रिस्ट होता है, हु डील विद ह्यूमन ब्रेन्स एंड माइंड्स एंड वेरियस फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इट। और वही एक इंसान जो दूसरे इंसानों के माइंड फंक्शनिंग वर्किंग को ठीक करता है, वो खुद ऐसे एस्केप में से चला गया और ऐसी जगह पर चला गया। सो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री थी विच वॉज रेलिवेंट टू दिस चैप्टर। और यहाँ पे होती हमारी ये चैप्टर खत्म। आई होप यू रियली एंजॉयड इट। तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट रिवाइज करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग। अभी आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ इस चैप्टर के बारे में क्या है, और फिर हम मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो वो इस टाइगर किंग, इतनी हंसी वाली स्टोरी है ये। यहाँ पर हमने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके लिए जो उनकी कुंडली, जब बच्चे होते हैं तो उनका नामकरण होता है, कुंडली बनवाई जाती है, डेट ऑफ बर्थ दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने, जो पामिस्ट्री वगैरह करते हैं, उन्होंने हाथ देखा और उन्होंने बोला कि ऐसा चाइल्ड है कि जो जिस ग्रह नक्षत्र में हुआ ऐसा ऐसा है, और इसको जो किल करेगा वो एक टाइगर होगा। और इसके एंड में हमने देखा, एंड ठीक है, थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे सक्सेसफुली ये जो टाइगर, ये जो किंग है जिसको टाइटल मिला था टाइगर का, इसने सक्सेसफुली 99 टाइगर्स को किल करवाया। और इसके लिए इन्होंने जहाँ पे शादी करी वहीं पर करी थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं और वहाँ पे टाइगर्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पे वो जा सके, और जितनी बार भी वो जाते थे वहाँ पे 2-4 टाइगर को तो किल करके ही आते। तो ऐसे करके, बिकॉज जो भविष्यवाणी हुई थी वो ये हुई थी, एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि जो 100th टाइगर होगा उससे आपको बहुत ही सेफ रहना है, वो आपके लिए मेजर थ्रेट क्रिएट करेगा। तो सक्सेसफुली 99 टाइगर्स ये किंग ने किल कर दिए। और जो 100 टाइगर था उसको भी उन्होंने किल करा। जैसे उनको शूट करते हैं उस टाइगर को, तो वो बिल्कुल बुलेट जो उनकी गन में से निकलती है वो एक फ्रैक्शन, लाइक हेयर लाइन डिफरेंस से बच जाती है और वो कान के पास से चली जाती है। अब जिस टाइगर को वो शूट कर रहे थे वो काफ़ी ओल्ड था, तो वो उस आवाज़ से इतना ज़्यादा डर जाता है और वहीं पे फेंट होके गिर जाता है, बट वो मरा नहीं था। लेकिन ये सबको पता था, वहाँ के जितने भी लोग थे और किंग के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उन सबको ये बात के बारे में पता चल गया था कि वो टाइगर की डेथ नहीं हुई, ही इज स्टिल अलाइव। बट वो ऐसा शो करते हैं कि ये टाइगर की डेथ होगी, बिकॉज कोई इतना डेयर नहीं कर सकता था कि किंग के सामने बात प्रेजेंट करें कि बताया क्या है, तो वो उसको खुद मार दे। वहाँ के जो लोग थे, फॉरेस्ट में जो लोग थे, किंग के जो सब्जेक्ट्स थे, वो खुद उस टाइगर को मार देते, बट वो किंग से नहीं मरा। तो ऐसे करके 100 टाइगर का मिशन कंप्लीट हो जाता, बट एक अभी भी वही वाला बचा हुआ है, बिकॉज किंग ने किल नहीं करा उसको। तो फाइनली ये होता है कि जब ये जो उनका बेटा, उनकी शादी हो गई थी, मैंने आपको बताया, और उनका जो बेटा होता है उसका जो 3rd बर्थडे था, अब उसके लिए बहुत अच्छा उसको गिफ्ट देना चाहते हैं और वो सोचते हैं अब क्या दूँ। और ये बात को भी 3 साल बीत चुके थे, उनका बेटा हो गया, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब सोचते हैं क्या दूं। तो मार्केट में जब ये देखते हैं तो उनको दिखता है एक वुडन का टाइगर, और यही सोचते हैं कि दिस वुड बी द बेस्ट गिफ्ट बिकॉज आई एम टाइटल्ड एज टाइगर किंग, और मैं ये अच्छा गिफ्ट है अपने बेटे को देने के लिए। तो जब वो उस टाइगर से उनका बेटे को खिलाते हैं तो वो बहुत फाइन नहीं बना था, उसकी एक वुड की वो थोड़ी सी निकली हुई थी, मतलब बहुत फाइन पॉलिश नहीं होता, स्क्रैप नहीं होता, तो उसके थोड़े थोड़े जो हम बोलते हैं लकड़ी के तिनके जैसे निकले रहते हैं, वो उनके हाथ में घुस गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बाजू में फैल गया कि उनकी डेथ हो गई। सो इट वाज एग्जैक्टली द 100th टाइगर। भले वो लाइफलेस था, वो वुडन का था, बट दैट created or that was a cause of the king's death। तो यहाँ पे उनकी एस्ट्रोलॉजर्स की जो बात थी वो सच हुई और चैप्टर एंड हो जाती है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना फटाफट वाला रिवीजन। Astrologers had foretold that the tiger king would actually have to die। अब एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते हैं, पामिस्ट्री वगैरह आती है, ग्रह नक्षत्र इनको पढ़ने आती हैं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो टाइगर किंग है इट वुड एक्चुअली हैव टू डाई, इनकी डेथ होनी ही है।
तो उन्होंने कहा ये तो सच है, सबकी होनी है, तो इसमें क्या अलग बात है कि मेरी भी होगी। सो ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। अब वो इतना छोटा सा बच्चा, जस्ट 10-day old जिलानी जुंगजुंग बहादुर कुड स्पीक वेरी क्लियर। 10 दिन का बच्चा जिसका नाम था जिलानी जुंगजुंग बहादुर, उसने इतने क्लियरली बोला कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट माय डेथ एंड हाउ आई कैन गेट रिड ऑफ इट। सो ही टोल्ड देम दैट एवरीबॉडी दैट वाज बोर्न वुड डाई, ही ओनली वांटेड टू नो दैट द मैनर ऑफ हिज डेथ। ये 10 दिन के बच्चे ने बोला जब उसके एस्ट्रोलॉजर्स आए थे उनकी कुंडली वगैरह बनाने के लिए। द चीफ, और उनमें से एक जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, he told that the Maharaja's death would come from a tiger। अभी क्या बोला कि महाराजा जो ये जो किंग थे जिलानी जुंगजुंग बहादुर, इनकी डेथ कैसे होगी? इट वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। एक टाइगर वुड बी द रीजन फॉर कॉजिंग डेथ टू दिस ग्रेट किंग हु इज जस्ट born 10 days before। He should be particularly careful with the 100th tiger। और बोलते हैं कि जो 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। The Maharaja banned tiger hunting in the state. Those who disobeyed their wealth and property would be confiscated। अब यहाँ पे क्या बोला, महाराजा ने बैन कर दिया कि मेरे अलावा कोई यहाँ पे टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, बैन कर दिया। और अगर किसी ने टाइगर को किल करा, हंट करने की कोशिश करी, जिसने इस बात को डिसोबे किया, उनकी पूरी वेल्थ प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट पे कब्जा कर लिया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोला? कोई और नहीं करेगा बट वो खुद करेंगे, क्योंकि उनको खुद को 100 टाइगर्स को किल करना था और ये उनका मिशन था। The Maharaja started out on a tiger hunt. He killed 70 tigers in 10 years। और बहुत सक्सेसफुली इस छोटी सी एज में उन्होंने 70 टाइगर्स को किल कर दिया 10 साल के अंदर अंदर। A high ranking English officer wanted to hunt tigers in the forest of प्रतिबंधपुरम। ये जिस जगह की बात हो रही है वहाँ ये वो नाम है। सो एक हाई रैंकिंग के इंग्लिश ऑफिसर ने विजिट करा प्रतिबंधपुरम में और उन्होंने अप्रोच करा किंग जिलानी जुंगजुंग बहादुर को, किंग टाइगर को जिसको हम बोल रहे हैं, टू हंट, ही वांटेड टू हंट टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। The Maharaja got rid of him by giving 50 gold rings to his wife। हम उनको तो डिनाई कर दिया, बट किसी इंग्लिश मैन को डिनाई करना तो वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट होगी, तो उसको उन्होंने कॉम्पनसेट कैसे करा कि 50 गोल्ड रिंग्स उनको ऑफर करनी पड़ी। द महाराजा गॉट रिड ऑफ हिम बाय गिविंग 50 गोल्ड रिंग्स टू हिज वाइफ। उनकी वाइफ को, ब्रिटिशर की वाइफ को 50 गोल्ड रिंग्स ऑफर करी जस्ट एज एन एक्सक्यूज कि मैं वो अलाउ नहीं कर सकता कंपनसेट करने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दैट ब्रिटिशर्स। की वो भी, उसकी वाइफ खुश है तो ऑफ कोर्स वो भी हैप्पी हो जाएगा और वो चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। The tiger population became extinct in the kingdom। और टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ही एक्सटिंक्ट होने लग गई थी उस जगह पे प्रतिबंधपुरम में जहाँ पे इनकी राजा की प्रजा थी। ऐसा क्यों? बिकॉज सारे टाइगर्स को तो किंग ने सक्सेसफुली हंट कर दिया है, 70 टाइगर्स को। द महाराजा मैरिड अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। और उन्होंने शादी भी, जब शादी की एज हुई उनकी, तो उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया कि मैं वहाँ पे शादी करूँगी, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हो वहां पर। द महाराजा वुड किल 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और जब भी वो अपने फादर इन लॉस के घर विजिट करने जाते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि 4, 5 या 6 टाइगर्स को तो किल करके आएंगे, सो दैट उनका 70 का मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया था। रिमेनिंग 30 टाइगर किल करने का उनका मिशन अभी बचा हुआ था। इन दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड द हंट फॉर द 100 टाइगर बिगेन। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सक्सेसफुली 99 टाइगर्स को किल कर दिया और 100वां जो 100th टाइगर था उसके लिए मिशन शुरू हो गया। When the 100th tiger was not found, the Diwan brought a tiger from the People's Park in Madras। अब क्या हुआ, जब 100 टाइगर बहुत ढूंढने की, बिकॉज अब जहाँ पे वो रहते थे किंग प्रतिबंधपुरम में, वहाँ के सारे टाइगर्स हंट हो गए थे, और जहाँ पे उनकी वाइफ जिससे उन्होंने शादी करी वहाँ के भी उन्होंने सारे सक्सेसफुल 30 टाइगर्स को 29 टाइगर्स को किल कर दिया। तो ऐसे मिला के 99 टाइगर्स उन्होंने सक्सेसफुली हंट कर दिए। अब फाइनल एक बचा था 100th टाइगर। जब बहुत ढूंढा उन्होंने, इधर भी उधर भी आसपास के सब जंगलों में उनको 100
टाइगर नहीं मिला, तो फाइनली क्या हुआ, व्हेन द 100th टाइगर वाज नॉट फाउंड, द दीवान अब किंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको दीवान बोल रहे, सो उनके जो बहुत नियर एंड डियर थे, सो द दीवान बॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो जब बहुत स्ट्रगल करी किंग ने और उनको फाइनली 100th टाइगर नहीं मिल पाया, तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्डर दिया और फाइनली जो उनके बहुत नियर एंड डियर सब्जेक्ट थे जिनको वो दीवान बोल के एड्रेस करते थे, वो एक ऐसा टाइगर लाए, कहाँ से लाए, पीपल्स पार्क से लाए जो कि मद्रास में था, और वो इतना सर्कस का टाइगर था, बहुत बूढ़ा था वो। अब जल्दी से पढ़ते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द मिस्ट्री। सो द टाइगर वॉज ब्रॉड स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि इस टाइगर को जहाँ पे किंग रोज हंट करने जाते हैं वहाँ पे इन्होंने अपनी रात को पीपल्स पार्क मद्रास में जो है वहाँ से इस टाइगर को उन्होंने खरीदा। सर्कस में भी वर्क करता था, बहुत बूढ़ा हो गया था, और इन्होंने इस टाइगर को अपनी कार में भरा और रातों रात उस फॉरेस्ट में छोड़ दिया जहाँ पे किंग रोज हंटिंग के लिए जाते थे। The Maharaja took a careful aim and the tiger fell down on the ground in a heap. और महाराजा ने, और ऐसा ही हुआ, अगले दिन प्लान के हिसाब से जब हंटिंग पे गए किंग, तो उनको फाइनली ये टाइगर उन्होंने लोकेट करा, और जैसे उसको शूट करते हैं बुलेट से, तो वो एक बुलेट फ्रैक्शन, एक बिल्कुल हेयर लाइन डिफरेंस की वजह से वो मिस हो जाती है, और टाइगर इतना डर घबरा जाता है कि वो वहीं पर ढेर होके गिर जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी ओल्ड टाइगर था। Later on, one of the hunters found that the tiger was not dead. The Maharaja had missed the aim. और फाइनली एक हंटर को पता चल गया कि ये टाइगर मरा नहीं, टाइगर अभी जिंदा है, राइट। वो बोला टाइगर जिंदा नहीं है, ये अभी स्टोरी में आ जाइए, बाहर मत जाइए, बोर्ड जा रहे हैं बेटा, पढ़ लो जल्दी से। सो लेटर ऑन एक हंटर ने क्या फाइंड आउट करा, द टाइगर वाज नॉट डेड, टाइगर अभी जिंदा है। द महाराजा हैड मिस्ड द एम। ओ माय गॉड, जो टाइगर किंग था जिलानी जुंगजुंग बहादुर, उन्होंने अपना एम थोड़ा सा मिस कर दिया, जिसकी वजह से स्टिल अलाइव। दे डिडंट वांट दैट द किंग मस्ट कम टू नो ऑफ इट, सो द टाइगर वाज किल्ड। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया वहाँ के आपस में जितने भी हंटर्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे, जो उनको अकम्पनी कर रहे थे, कि हम किंग को तो नहीं बता सकते, किंग को बताएंगे तो हमें ही मार देंगे, वो पहले क्यों नहीं बताया, तब क्यों नहीं तुम लोगों ने देखा, तो हम ऐसा करते हैं, सेफ साइड चलते हैं और अपन लोग इस टाइगर को मार डालते हैं। तो लाइक किंग को लगेगा कि हाँ उन्होंने उसको शूट करा और उनका 100 टाइगर्स का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। It was the third birthday of the Maharaja's son. अब देखो कितनी अच्छी बात होने वाली है, यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। सो अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें 100 टाइगर सक्सेसफुली किल कर दिए, फिर उनकी शादी भी हो गई थी इस बीच में 70 टाइगर्स किल करने के बाद, और फाइनली दे वर ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, और वो भी 3 साल का कंप्लीट हो जाता है, और टाइम आता है अपने बेबी का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करने का। द महाराजा ब्रॉट अ वुडन टाइगर एज अ स्पेशल बर्थडे गिफ्ट टू हिज सन, एक मेमोरी भी रहेगी और ये बहुत स्पेशल गिफ्ट उनको लगा। When the Maharaja was playing with the wooden tiger, a needle-like silver pierced his right hand. अब क्या होता है, जब महाराजा उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे, अपने बच्चे को खिला रहे थे, तो एक निडल लाइक, एक बहुत ही पतली सी सुई सी ऐसे उसमें से सिल्वर स्लीवर, निडल लाइक स्लीवर मतलब लकड़ी, जैसे अगर बात करें दिस इज वुडन को बहुत अच्छे से अगर हम स्क्रैच या स्क्रैप नहीं करेंगे तो उसमें वो ऐसे थोड़े थोड़े से ऐसे लाइन्स ऐसे से निकलती हैं वुडन की, और बहुत शार्प होती है, वो हमारे हाथ में या कहीं पे भी लग सकती है। तो ऐसा ही हुआ, एक निडल बहुत ही सुई बराबर, एक निडल लाइक स्लीवर पियर्स्ड हिज राइट हैंड, और उनके राइट हैंड में ऐसे पियर्स कर दिया, उसने ऐसे छेद कर दिया। इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप एंड इट बिकेम अ सोर, और इन्फेक्शन इतनी जल्दी बढ़ता गया और एक बहुत बड़ा जख्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 3 सर्जन्स ऑपरेटेड अपॉन द महाराजा, 3 बड़े सर्जन ने महाराजा को ऑपरेट करने की कोशिश करी, बट दे कुडंट सेव हिम फ्रॉम डाइंग। और फाइनली क्या हुआ, सो द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द महाराजा। ये लास्ट पॉइंट था। सो फाइनली क्या हुआ कि ऐसे हमने देखा कि कैसे एस्ट्रोलॉजर्स की जो बात उन्होंने फोरटोल्ड करी थी, वो बात उनकी बिल्कुल सच हुई, डिस्पाइट ए वुडन का लाइफ लेस टाइगर था, एक टाइगर टॉय था, बट इसने अपनी बात को सच करा, मतलब इससे एस्ट्रोलॉजर्स की बात सच हुई, और टाइगर्स ने सब ये सारे 99 टाइगर्स का रिवेंज एक लाइफलेस टाइगर ने लिया, और फाइनली किंग की डेथ हुई एक लाइफलेस टाइगर से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग chapter. Now let's immediately move with the next, that is journey to the end of the earth. अब ये भी बहुत अच्छी चैप्टर है, यहाँ पे
पे एक वोयाज, एक ट्रेवल लॉग जैसा है कुछ चैप्टर, बहुत मजा आएगा पढ़ के, बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है बट यस आपको समझना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से हम इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो नरेटर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप द एकेडमिक स्कोल्स्की। He was heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि स्कूल के कुछ जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए ये लोग ट्रैवल लॉग करते हैं, तो एक ऐसी जगह में जर्नी प्लान करते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, इसीलिए बोला गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बहुत ही ठंडा है, द कोल्डेस्ट वन, ड्राइस्ट और बहुत ही विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका। He set foot on the Antarctic continent after traveling for 100 hours. और 100 घंटे ट्रेवल करने के बाद, और जिन्होंने 100 घंटे का ट्रेवल करा था, रोड ट्रेवल था, वाटर ट्रेवल था, एयर ट्रेवल था, सारे ट्रेवल्स मिला के टोटल 100 आवर्स की जर्नी इन्होंने प्लान करी, और फाइनली 100 आवर्स के बाद ये कहाँ पे पहला कदम रखते हैं, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे। 650 million years ago, a giant supercontinent Gondwana did exist. अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है ये 650 मिलियन ईयर्स अगो पहले गोंडवाना नाम से जाना जाता था, इंडिया का पार्ट था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो चीज़ें पूरी, इनका जो पोजीशन था वो अप हो गया, तो ये एग्जैक्टली सिचुएशन हुई थी। 650 मिलियन ईयर्स अगो अ जायंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड एग्जिस्ट, जो अब ये हमारा अंटार्कटिक बन गया है और ये खत्म हो गया है। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास गोंडवाना, और ये जो लैंड मास था, जो लैंड एरिया था गोंडवाना का, वहाँ पे इंडिया और अंटार्कटिका दोनों मीट होते थे। सो इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास गोंडवाना। गोंडवाना थ्राइव फॉर 500 मिलियन ईयर्स, और 500 मिलियन ईयर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, बट फाइनली नहीं हो पाया। गोंडवाना हैड अ वार्म क्लाइमेट एंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। अब गोंडवाना का जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो बहुत ही फीजिबल थी, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लोरा और फाउना, एनिमल और प्लांट लाइफ देखने को वहाँ पे मिलती थी। देन द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू डिसइंटीग्रेट इनटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे। और फिर क्या हुआ, लैंड मास को फोर्स किया गया कि डिसइंटीग्रेट, मतलब उसको हमने डिवाइड कर दिया, और इंडिया अलग हो गया और अंटार्कटिका अलग हो गया, जो एक टाइम पे कॉमन लैंड मास शेयर करते थे गोंडवाना के नाम से। सो देन द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू डिसइंटीग्रेट इनटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे, जैसा आज इंडिया अलग है, अंटार्कटिका अलग है। India was pushed towards the north. South America drifted off to join North America. अब यहाँ पे इंडिया को पुश कर दिया गया कहाँ पे, towards the north, नॉर्थ की तरफ इंडिया को ऊपर भेज दिया गया, और यहाँ नीचे की तरफ हमारे कॉन्टिनेंट्स आ गए, और जो साउथ अमेरिका था दैट ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। अब ये साउथ अमेरिका को थोड़ा ड्रिफ्ट कर दिया गया और उसने नॉर्थ अमेरिका के साथ अटैच हो गया। सो दिस वाज अबाउट गोंडवाना कैसे हुआ और अंटार्कटिक ओशन कैसे फॉर्म हुआ। द ड्रेक पैसेज वाज opened up to create a cold circumpolar current. अब एक ड्रेक पैसेज ऐसा ओपन किया गया था क्या करने के लिए, टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम्पुलर करंट। अब ऐसा अगर नहीं करते तो कैसे चीजें फ्लो हो पाती, मूव हो पाती। इट केप्ट अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से इसने क्या करा, अंटार्कटिका को होल्ड करके रखा, फ्रिजिड बनाया, डिसोलेट करा, और एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम कॉन्टिनेंट्स देखें तो अभी बॉटम ऑफ द वर्ल्ड मैप में देखना, ठीक है, ऑफ कोर्स। सो वी लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम देयर। अब वहां पे जितनी भी हमारी वी हैव लॉस्ट ऑल ऑफ, जितनी भी अर्थली सेंस थी, पर्सपेक्टिव की और टाइम दे, वहां पे सब गुम हो गए। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 आवर्स ऑस्ट्रल लाइट। अब दिन पर दिन बीतते गए, और क्या हुआ, ऑन इन 24 आवर ऑस्ट्रल लाइट में दिन बीतते गए, मतलब एक एक दिन की पूरी साइकिल ऐसे बीतते जा रही थी। अंटार्कटिका हैज नेवर सस्टेन एन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब अंटार्कटिका इतना ज्यादा ठंडा था कि हार्डली वहां पे कुछ ही चीजें एग्जिस्ट कर पाती थी, कुछ वहां पे फाउना देखने को मिलते थे, और फ्लोरा तो बहुत ही ना बरा, बिकॉज इतना ठंडा, इतना कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट था कि वहां पे लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी। अंटार्कटिका हैज नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। इफ वी वेंट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू गो। और यहाँ पर क्या बोला गया, अगर आपको स्टडी करनी है, एग्जामिन करना है कि अर्थ का पास्ट क्या
क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। सो बेस्ट प्लेस इज अंटार्कटिका, वहां पे जाइए और वहां पे तीनों चीज, बिकॉज अंटार्कटिका इज अ बेस्ट एग्जाम्पल कि पास्ट में कैसे गोंडवाना था और प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है कि वहां पे लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जो चीजें एग्जिस्ट करें वो भी एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है। तो यहाँ से हमें पता चल, यहाँ पे इस पॉइंट से बोला जा रहा है कि अगर हमें अर्थ के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को रीड करना है, सो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो and examine. Study on Ice program of Geoff Green aims at taking high school students to the end of the world. अब ये एक मिशन था जो वो एक स्टूडेंट्स की स्कॉल्स की उन्होंने सेट करी थी। तो वो एक मिशन था जिसमें वो स्टूडेंट ऑन आइस, जिस मिशन का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसमें सारे यंग ग्रेजुएट्स को लेके जाते हैं और ये प्रोग्राम को हेड करे थे जियोफ ग्रीन्स। He aims at taking high school students to the ends of the world, ताकि वो प्रैक्टिकली उन जगहों पर जाएं और चीज़ों को सीखें कि कैसे कितनी अलार्मिंग कंडीशन क्रिएट हो रही है, कैसे कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स खत्म हो रहे हैं और अर्थ का एग्जिस्टेंस कितना पॉसिबल है, फ्लोरा फाउना को स्टडी करने के लिए कैसे हम खुद चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चीज़ें ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पहुंच चुकी हैं, ये सारी अलार्मिंग कंडीशन को। और वो यूथ को क्यों टारगेट करते थे, बिकॉज दे कंसिडर यूथ इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो, और इसीलिए यूथ को प्रैक्टिकल नॉलेज दे के चीजों को बता के एक्सप्लेन करके वो प्रोवोक करना चाहते थे और उनको अलर्ट कर रहे थे कि गो एंड सेव द फ्यूचर बिकॉज इट इज इन योर हैंड्स नाउ। सो द प्रोग्राम हेल्प्स देम टू डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट. Antarctica is the perfect place to study how little climatic changes can have a big repercussions. अब यहाँ पे जो प्रोग्राम था ये हेल्प करता है इन यंग ग्रेजुएट्स को टू डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर मदर प्लैनेट. अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी हाउ लिटिल, अगर हम थोड़ा भी क्लाइमेट में चेंज करते तो कितना थोड़े थोड़े चेंज जो मिलते जाते एक्यूमुलेट होते तो कितना मेजर डिस्ट्रक्शन करते हैं. ये अंटार्कटिका बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए. Antarctica is the perfect place to study how little climatic changes can have a big repercussions. और यहाँ पे बोला गया है कि अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है अगर आपको ये देखना है कि हम तो ऐसा जस्टिफाई करते हैं ना, दिल को समझाते हैं कि हमने तो थोड़ा सा ही पोल्यूशन करा, हमने तो थोड़ा सा ही ये काम करा, बट कैसे छोटी छोटी चीज़ें एक जब म्यूचुअल होती हैं या एक्यूमुलेट हो जाती है तो कितने बड़े इनके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कि कितने बड़े इफेक्ट या कितने ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता है हमारे नेचर पे, हमारे एनवायरनमेंट में, और क्या इनके रिपरकशंस होते हैं जो ये बोला गया एग्जैक्टली. सो अंटार्कटिका इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी कि अगर आपको ये कभी समझना हो कि कैसे आपके थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना ड्रास्टिक या मेजर चेंज कर रहे हैं हमारे ग्लोब में, तो बेस्ट प्लेस है अंटार्कटिका. और इसीलिए ये जो मिशन था स्टडी ऑन आइस प्रोग्राम, ये हेड किया जाता था ऐसे एंड्स ऑफ द वर्ल्ड में जहां पर देख के बच्चों को समझ में आ पाए कि और वो अलर्ट हो जाएं और आगे से वो चीजों को ध्यान रख के करें. नाउ ग्लोबल वार्मिंग एंड फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैन अफेक्ट द अंटार्कटिका रीजन. और क्या क्या मेजर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट और प्रिवेल कर रहा है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है. एंड फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर दे कैन अफेक्ट द अंटार्कटिका रीजन. They may bring disastrous climatic and environmental changes in the world. और global warming, warm हो रहा है, heat produce हो रही है pollution की वजह से, pollution हो रहा है population की वजह, तो पूरी जो cycle है ये कहाँ कौन major role play कर रहा है यहाँ पे? We youth, the youngsters. अगर हम इनको educate कर दे, अगर हम इनको इनके consequences effect के बारे में समझा दें, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश करें और फाइनली ग्लोब वुड बी अ लिटरली ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन. सो सबसे मेजर रीजन यहाँ पे चैप्टर में क्या बताया, एक है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा बताया कि ओजोन लेयर डिप्लीट. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है. ओजोन लेयर डिप्लीट होने से डायरेक्ट सन की जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस भी क्रिएट हो रही हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो सारे चेंजेस हैं दे में ब्रिंग डिजास्ट्रस चेंजेस एंड ऑल्सो क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस इन द वर्ल्ड. के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो एनवायरमेंटल में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सबके कारण कहीं ना कहीं जो बेस रीजन है दैट is depletion of ozone layer and global warming. तो ये चैप्टर से हमें ये बताया गया है कि what
are the causes and effect of destruction which is caused by we humans to the mother nature, और कैसे youngsters या youth एक बहुत crucial और बहुत important रोल प्ले करते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। और इसीलिए जो मिशन था स्टूडेंट्स ऑन आइज, इसके मीडियम से सब यंगस्टर्स को, यूथ को प्रोवोक करना चाहते हैं और लिटरेट करना चाहते हैं अबाउट द स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन इन मेकिंग और इन ब्रिंगिंग द डिजास्ट्रस चेंज जो क्लाइमेटिक भी हैं और जो एनवायरमेंटल में भी देखने को मिल रहे हैं। So with this we end with this chapter, journey to the end of the earth। अब head करते हैं towards the next one, that is the enemy। दी एनिमी क्यों बोला आपको पता है, मैं बहुत आर्टिकल्स की वीडियो बन चुकी है द और दी, और मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में द और दी के डिफरेंस को क्लियर करती हूँ, और अभी भी क्लियर नहीं है तो अभी इसको पॉज कर दीजिए और अभी के अभी जाइए आर्टिकल की वीडियो एक्सप्लोर करिए और वहां पे पढ़िए ए एंड द और दी। सो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली विद रीडिंग द पॉइंट्स। बट पॉइंट्स को रीड करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमी। तो एनिमी नाम से जैसा साउंड हो रहा है कि चैप्टर ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉर है और दो दुश्मनों के बीच की कहानी, तो यस समवॉट लाइक दैट, बट मोर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अबाउट अ डॉक्टर एंड हिज ड्यूटीज विच कम्स एट द टॉप प्रायोरिटी। तो ये मेजर थीम है इस चैप्टर की कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि सामने वाला पर्सन कुछ भी आप कर लो कैसे भी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द डाइंग पर्सन बाय वॉट एवर मीन्स दैट यू कुड डू। जो भी कर सको, जैसे भी कर सको, बट आपका पर्पस ये होता है लाइफ को सेव करना। यू गाइज आर कंसिडर्ड एज लाइफ सेवर्स। और अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी कुछ हुई थी कि वॉर लाइक कुछ वॉर कंडीशंस थी और वॉर हुआ था जापानीज और अमेरिकन के बीच में। तो ये जो वॉर हुआ था, वॉर में क्या हुआ, दोनों एनिमी बन गए। अब जो यहाँ पे डॉक्टर हैं जापानीज हैं और ये लोग ये और इनकी वाइफ घर के बाहर ये लोग खड़े हुए थे और जहाँ पे इनका घर था वहीं पर सी शोर था। तो एक शाम को, एक इवनिंग में क्या देखते हैं कि शोर के पास एक पर्सन आया हुआ है, लाइक वो बिल्कुल फेंटेड सा लग रहा है, बहुत ही मेहनत से चल भी नहीं पा रहा, क्रॉल कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल ड्रैग करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही बहुत ही डर्टी ड्रेस में है और बहुत ही मैला कुचैला, बहुत टाइम जैसा लग रहा है, शेव भी नहीं हुई है, बिखरे हुए बाल हैं, ही इज़ लाइक दैट। तो ये देख के उनको लगता है कि हु इज़ दैट, लेट्स इमीडिएटली चेक। और जब वो चेक करते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं कि ही इज़ प्रोबेबली अ वाइट मैन, वो एक अमेरिकन है, बिकॉज जो ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, फेयर कलर होता है, तो उस फीचर से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ही इज़ एन अमेरिकन। अब यहाँ पे उन दोनों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये तो हमारा एनिमी है, ये लोग जो अमेरिकन से तो हमारे एनिमी हैं और ये तो बिल्कुल भी लीगल नहीं होगा कि हम किसी एनिमी को अपने घर में जगह दें और उसकी टेक केयर भी करें। बट एट द सेम टाइम बीइंग अ डॉक्टर को ऐसा सदा हो कि को ऐसा या रिमेंबर होता है या ऐसा वो चीज़ें रिकॉल करते हैं कि बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, और मेडिकल प्रोफेशन हमें ये बोलता है कि कोई भी इंसान अगर आपके स्टेप पर आ जाए एंड ही इज़ इन अ वेरी मिजरेबल और पैथेटिक कंडीशन, तो हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी ये बनती, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और एनीथिंग, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो। और दूसरी तरफ उनकी पेट्रियोटिज्म पे बात आ रही है, बिकॉज वो ऐसे इंसान की लाइफ को सेव कर रहे थे जो उनकी कंट्री की एनिमी है, और दूसरी तरफ उनका प्रोफेशन उनको रिमाइंड करा रहा था दैट यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द डाइंग पर्सन। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बट फाइनली डॉक्टर बीइंग अ ह्यूमन वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं सबसे पहले इसकी लाइफ को सेव करूंगा, और जब जैसे ये ठीक हो जाएगा हम इसको यहाँ से भेज देंगे, सो दैट वो भी ठीक रहे और हम भी ठीक रहे।
बट जब ऐसा करते हैं और स्पेसिफिक चीज़ जब जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होती है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये जो डॉक्टर सदा होकी हैं, ये कौन है, एक वहाँ के जो जनरल हैं, ये उनकी टेक केयर करते हैं और उन्हीं के लिए पर्सनली अपॉइंटेड हैं। और जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स उन सबको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है, बट इनको नहीं भेजता बिकॉज ये पर्टिकुलरली अपॉइंटेड रहते हैं सिर्फ जनरल की टेक केयर करने के लिए। और वो भी उनको भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करते कि ये डॉक्टर काफ़ी सीनियर होते, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते कि ये वहाँ से जाएं। अब ऐसी जब कंडीशन हो जाती है और बीच में जनरल की तबीयत ख़राब होती है, तो डॉक्टर को कॉल किया जाता है। और जब डॉक्टर वहाँ पे विज़िट करते हैं, थोड़े से कंफ्यूज परेशान लगते हैं, तो डॉक्टर अपनी बात को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा ऐसा केस हुआ था, अब क्या किया जाए। तो जनरल सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल सेंड माई 2 पर्सन्स, मेरे 2 किलर्स आएंगे और बहुत ही सस्पेक्टिव वे में, बहुत ही खुफिया या बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनको वहाँ उस जो अमेरिकन है उसको वहाँ पे किल कर देंगे और वो बॉडी को भी लेके चले जाएंगे, किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा, रातों रात ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और तुम भी इस टेंशन से फ्री हो जाओगे। बट जैसा प्रॉमिस किया था जनरल ने, वो अपनी प्रॉमिस को भूल जाते हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। जब ऐसा डॉक्टर ने ऑब्जर्व करा कि आज रात को कोई आएगा, कोई नहीं आता, दूसरी रात को वेट करते कि हो सकता है आज आ जाए। और जब ऐसे 3 दिन बीत गए, तो खुद डॉक्टर रियलाइज़ करते हैं कि अब जब लोगों को भी ये बात पता है कि हमारे घर में एक अमेरिकन है, और मेन चीज़ क्या होती है कि जितने भी उनके घर में वर्कर्स और मेड्स होते हैं वो सब छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज़ वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ऐसे घर में काम करें जहाँ पे हमारे एनिमी का कोई पर्सन रहता हो, हम उसको सर्व करें, ये चीज़ें हम अलाउ नहीं करती। तो वो लोग ऐसा सब उनकी वाइफ, डॉक्टर की वाइफ जो है ना है, उनको बोलते हैं कि मैम जब तक ये हमारे घर में रहेंगे तब तक हम कोई भी काम पे नहीं आएंगे। और बच्चों की जो केयर टेकर होती हैं, जो सब बहुत अफेक्शनेट होती हैं बच्चों के साथ, बट वो सब कुक मेड जितने भी होते हैं वो सब म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं। और फाइनली है ना, कोई घर के काम करना होता है और इसके साथ साथ वो उस पर्सन की टेक केयर भी करती है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है चैप्टर में कि डॉक्टर और डॉक्टर की जो वाइफ है वो कितने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से उस पर्सन की टेक केयर कर रहे थे, उसको हॉस्पिटैलिटी दे रहे थे, उसको सर्व कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, और कुछ नहीं था। और फाइनली जब वहाँ से जनरल के भी कोई किलर्स नहीं आते हैं, तो डॉक्टर खुद एक वे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि मतलब ये चीज़ उनका हार्ट अलाउ नहीं कर रहा था कि जिस इंसान के वो सेवियर बने उसी के वो डिस्ट्रॉयर कैसे बन सकते हैं, उसको जिसको उन्होंने लाइफ दी उसको वो कैसे उसकी डेथ क्रिएट कर सकते हैं, उसके डेथ के कॉज बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको जस्टिफाई नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने एक बहुत सेफ वे फाइंड आउट करा और वो बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं। उस अमेरिकन पर्सन से जब वो फाइनली ओके हो गया, व्हेन ही वाज इंडिपेंडेंटली एबल टू वॉक, वो जब वो खुद से चलने लग गया और वो थोड़ा फिट दिखने लग गया, तो तब डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करते हैं उस पर्सन को कि हम ऐसा करते हैं कि जो नियर बाय आइलैंड है, मैं तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज करता हूँ और उसमें तुम्हारी सारी जो तुम्हें डे टू डे लाइफ के लिए, जो डे टू डे नीड्स के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, वो मैं सारे फूड और फ्रूट्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ड्रेस, एक्स्ट्रा ड्रेस, क्लोथिंग, ये सब मैं उसमें अरेंज कर दूँगा और रात को मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूँगा, तुम नियरेस्ट आइलैंड पे चले जाना और वहाँ से रशियन वेसल्स आते रहते हैं, और जैसे ही तुम्हें जो सूटेबल वेसल मिले जो तुम्हारी रिस्पेक्टिव प्लेस तक पहुँचा दे, तुम उससे वहाँ से चले जाना। और इन केस बीच में अगर कोई मतलब इतने कंसर्न थे डॉक्टर कि ये स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छा पता चलता है, और डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि इन केस अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज रात का समय है, तो तुम मुझे एक बार टॉर्च फ्लैश दिखाना तो मैं समझ जाऊंगा एवरीथिंग इज़ ओके। और अगर तुम्हें सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसे 2-3 बार ऐसे फ्लिकर करके दिखाना, तो आई शैल कम फॉर दी हेल्प। तो ऐसे करके सिग्नल्स तुम मुझे देते रहना। और वहाँ से उस दिन ओके का सिग्नल आया और उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है, तो डॉक्टर ने ऐसा बिलीव करा और ऐसा एज्यूम कर लिया कि प्रोबेबली वो बिल्कुल ठीक है, और वहाँ से जो इमीडिएट वेसल आया होगा वो उसमें मूव करके चला गया। सो विद दिस एंड्स विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। बट हमें यहाँ से देखने को क्या मिला कि भले ही हम लोगों के बीच में कितने भी ग्रीवेंसेस हो, ग्रजेस हो एक दूसरे के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वी बीइंग ह्यूमंस, और ये हमारे
टॉप प्रियोरिटी बनती है, हमारी फॉरमोस्ट प्रेफरेंस या हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है टू सर्व द ह्यूमैनिटी वॉट एवर द केस बी। और यही पॉइंट ये चैप्टर बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। तो जल्दी से रीड करते हैं इसके पॉइंट्स को और इस चैप्टर को कवर करते हैं। सो starts with Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot at the Japanese coast. Sadao's education was the main concern of his father. हाँ, अब यहाँ पे उनके थोड़े चाइल्डहुड के बारे में भी बताया। सदाओ उनकी मदर नहीं थी, वो अपने फादर के साथ रहते थे। उनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और बहुत पर्टिकुलर थे सदाओ की स्टडीज़ के लिए, और इसीलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने और उनकी पढ़ाई के लिए वो उनको बाहर भेजते हैं। He had sent to America at the age of 22 to learn surgery and medicine. He had met Hannah. अब वहाँ पर वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है हैना, बट वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करे जो जापानीज़ नहीं है। उसको वो जापानीज़ होनी चाहिए बाय ओरिजिन, उनके पेरेंट्स भी जापान के होने चाहिए। तो वो ऐसे थे, तो ये सोच के थोड़ा सा, और वो जो हैना थी वो ऐसी लगती ही नहीं थी कि जापानीज़ है, बिकॉज शी वॉज रेज्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट इन अमेरिका ओनली। तो थोड़े से सदाऊ यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये उसको अप्रोच करें या ना करें, फादर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फाइनली इट वाज ऑल डेस्टाइन्ड टू हैपन। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या हुआ। He had met Hannah in America. His father would not have received her unless she had been pure in her race. अब तक उनको ये जस्टिफाई नहीं होता कि वो शी इज प्योर जापानीज, तब तक वो हैना को अपनी डॉटर इन लॉ जैसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। Their marriage had been arranged in the old Japanese way. Now they had 2 children. और फाइनली उनके फादर डॉक्टर सदाऊ होकी जो हैं उनके फादर मान गए उनकी शादी के लिए, और उनकी शादी ओल्ड जापानीज वे में ही होती है, और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। Both of them saw a man crawling on his hands and knees. अब उन दोनों ने एक शाम को क्या देखते हैं, जब अपने वरांडा में जो ओपन एरिया होता है, जब वहाँ पर वो कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे इवनिंग में टी सिप कर रहे, तो वो देखते हैं कि एक मैन वहाँ से बहुत ही पुअर कंडीशन में क्रॉल करता हुआ, ड्रैग करता हुआ कोस्ट से बाहर आ रहा है। They saw stains of blood on the sand. The man was wounded. He was a white man with a rough yellow beard. अब वो क्या देखते हैं वो पर्सन पे बहुत ही ब्लड के स्टेन्स है, उसकी माउथ पे, बियर्ड पे और ड्रेस पे क्या है, ब्लड के स्टेन्स है, खून के निशान बने हुए हैं। They saw stains of blood on the sand. और वो रेत पर, because he was dragging, he was crawling, जब बच्चा क्रॉल करता है ना ऐसे पैर और ऐसे लाइक हाथ को आगे रख के, जैसे कि कोई भी डॉग या काऊ जैसे चलते हैं वैसे ये क्रॉल कर रहा था, और जो ब्लड के स्टेन्स थे वो सैंड पर भी देखने को मिल रहे थे। द मैन वॉज वुंडेड, ही वॉज अ वाइट मैन विद अ रफ येलो बियर्ड। और वो कौन था? ही वॉज अ वाइट मैन, ही वॉज एन अमेरिकन विद अ रफ येलो बियर्ड। अब अमेरिकन जो गोरे लोग होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वाइट मैन होते हैं, उनके जो हेयर्स और उनकी जो बियर्ड होते हैं बहुत ही ब्लॉन्ड कलर के होते हैं, ब्लॉन्ड लाइक येलो गोल्डन कलर दिखता है। तो उसकी जो बियर्ड थी वो बहुत रफ हो गई थी, मैली कुचैली, बिकॉज ही वॉज ड्रैगिंग इन सैंड और पूरी मिट्टी विट्टी में हो गई थी। इट वॉज like he was a white man with a rough yellow beard. Dr. Sadao found that a gun wound had been reopened. अब क्या देखा, because he was प्रिजनर, एक प्रिजनर था जो एस्केप करके आ रहा था। तो डॉक्टर सदाओ ने फाउंड आउट करा दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन, कि कोई गन से कुछ शूट हुआ होगा इस पर्सन को और वो रीओपन हो गया है। डॉक्टर सदाओ पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। द मैन क्राइड इन पेन बट रिमेन अनकॉन्शियस। जब वो देखते हैं कि इतना ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, तो बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज एक्सपर्ट इन मेडिसिन एंड सर्जरी, तो वो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कोई गन के बुलेट ने इसको कोई शूट किया होगा, किसी ने ट्राई किया होगा, और वो जो पार्ट है वो ओपन हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो सम हाउ वो वहाँ पर डॉक्टर जो टेम्परेरी उनको रेमेडी समझ में आती है, जो फर्स्ट एड उनको समझ में आता है, वो उसको वुंड को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, बट वो इतना पेनफुल था कि वो क्राइंग इन पेन, बट still he was unconscious because इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया था white man ने। But Dr. Sadao packed the wound with the sea moss. The man cried in pain but remained unconscious. बहुत painful था, but he was not in this conscious कि वो आप खोल के भी देख सके कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ। They were in a fix. अब यहाँ पर दे कौन है? डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हैना।
दे वर इन अ फिक्स, उनका पॉइंट बिल्कुल क्लियर था, इफ़ दे गेव शेल्टर टू अ वाइट अमेरिकन इन देयर हाउस दे कुड बी अरेस्टेड। अब उनको तो पता था कि अगर किसी उन्होंने ऐसे पर्सन को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी तो ये बहुत बड़ा केस हो जाएगा, बिकॉज अभी अभी वॉर हुआ है और वो अपने एनिमी कंट्री के पर्सन को अपने घर में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ऑफेंसिव हो जाएगा। सो दे कुड बी अरेस्टेड एज वेल। इफ ही वॉज टर्न अवे ही कुड सर्टनली डाई। और एट द सेम टाइम बीइंग अ डॉक्टर वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इसको इसी हाल में ऐसे छोड़ के चले गए तो इट इज़ फॉर श्योर कि उसकी डेथ तो हो ही जाएगी, बिकॉज वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका है। द मैन वॉज एन अमेरिकन सेलर एंड अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वो मैन कौन था? अमेरिकन सेलर था और प्रिजनर ऑफ वॉर था। ही वॉज द एनिमी एज ऑल अमेरिकन वर देयर एनिमीज। और ये उनका दुश्मन था। क्यों दुश्मन बन गया? बिकॉज जितने भी अमेरिकन है अभी इनसे वॉर हुआ है और जो भी अमेरिका का रहने वाला है वो सारे इनके दुश्मन हैं। डॉक्टर सदावर एंड हैना डिसाइडेड टू कैरी द मैन इनटू द हाउस। अब बट फाइनली डॉक्टर सदावर और हैना आपस में वो डिस्कस करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए, चलो हम इसको तो पहले ठीक करें, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा फालतू में और काफ़ी एज से यंग दिख रहा है। सो इट वुड नॉट बी गुड कि कोई इंसान हमारे गेट के सामने आया है और हम डॉक्टर होते हैं हम इसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें, तो वो उनको इथिकली मॉरली कहीं सही नहीं लगा और वो दोनों डिसाइड करते हैं और उस अमेरिकन को अपने घर के अंदर लेके आ जाते हैं। द मैन वुड डाई इफ ही वाज नॉट ऑपरेटेड ऑन। और डॉक्टर को ऐसा रियलाइज होता है कि अगर बहुत जल्दी इसको ऑपरेट, जो इतना बड़ा कट आया है, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया तो इट इज़ फॉर श्योर दैट ही वुड डाई। हैना क्लीन हिज ब्रेस्ट एंड फेस विथ हॉट स्टीमिंग वाटर। अब बिकॉज वहाँ पे घर में बहुत सारे मेड्स थे बट सब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसे एनिमी को हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल नहीं देंगे, ना उसको सर्व करेंगे, हम आपको सर्व कर देंगे, आप आगे कर दीजिए। फाइनली एक आध दिन तक उन्होंने भी बियर करा और फाइनली वो छोड़ के चले जाते हैं काम। सो हैना क्लीन्ड हिज ब्रेस्ट एंड फेस विद हॉट स्टीमिंग वाटर। तो हैना गर्म पानी मंगवाती है बोल में और टाल को स्क्वीज करके उसको पूरे बियर्ड और चेस्ट पार्ट को क्लीन करती है बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ ब्लीडिंग। शी हेल्प्ड हर हस्बैंड टू टर्न द मैन एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और वो पहले उनको पूरा ड्राई वॉश करती है, उनको पूरा स्पॉन्जिंग करती हैं। ऐसा क्यों करती है? बिकॉज वो मिट्टी में बिल्कुल सी शोर, बिल्कुल रेत मिट्टी गीला पानी ऐसा जो एरिया होता है वहाँ से बिल्कुल क्रॉल करके ड्रैग करके बड़ी मेहनत से वो शोर तक आया था। तो उसको पहले प्रॉपर क्लीन करते हैं, उसको एक फ्रेश ड्रेस देते हैं और फिर उसको सर्व करना शुरू करते हैं। सो शी हेल्प्ड, हैना ने पूरी हेल्प करी अपने हस्बैंड की उस मैन की टेक केयर करने में। शी हेल्प्ड हर हस्बैंड टू टर्न द मैन एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक वेरी केयरफुली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस द बुलेट वाज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। और जब डॉक्टर ने देखा तो कि उसके अंदर ही बुलेट है अभी, तो बुलेट को बहुत ही केयरफुली उसको ऑपरेट करा उस पार्ट को और बुलेट को फाइनली बाहर निकाला। द यंग मैन वोक। और फिर यंग मैन थोड़ी देर के बाद जब ऑपरेट हो गया उसको बहुत रिलीफ मिला और फाइनली वो होश में आ जाता, उसकी आंखें खुल जाती। ही वॉज वेरी वीक एंड टेरिबल, वो बहुत कमज़ोर हो गया था बिकॉज इतने दिन से उसको कोई प्रॉपर फूड भी, ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, तो प्रिजन में था, प्रॉपर फूड भी नहीं मिला, किसी ने टेक केयर भी नहीं करी, तो बहुत ही वीक हो गया था। एट द सेम टाइम वो बहुत डरा हुआ था बिकॉज वो एक ऐसी कंट्री में था जहाँ पे सब उसके एनिमीज़ हैं, वन और द अदर वो डेफिनेटली किल हिम। हैना आस्क्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड, बट हैना उसको कंसोल करने की कोशिश करती है, बोलती है यू आर नॉट सपोज टू अफ्रेड एट ऑल, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, यू आर इन द सेफ हैंड्स नाउ। They didn't want to save an enemy, but human consideration made them save his life. वो भी अपनी कंट्री के लिए बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही डिवोटेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने प्रोफेशन के लिए भी उतने ही डेडिकेटेड और डिवोटेड होते हैं। और वैसा ऐसा नहीं सोच के उस पर्सन को, उस वाइट मैन अमेरिकन को सर्व कर रहे थे कि वो हमारी एनिमी कंट्री को बिलोंग करते हैं या फिर वो हमारा एनिमी है, बट ये सोच कर क्योंकि अगर बीइंग अ प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मेरे सामने अगर किसी इंसान की डेथ हो जाए और मैं बचा सकता था उस इंसान को, तो ये मेरे मॉरल वैल्यूज़ और मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते, ह्यूमैनिटी मुझे अलाउ नहीं करती। तो ये नहीं सोचा कि मैं किसी एनिमी को सेव कर रहा हूँ, बट कोई डाइंग पर्सन को मैं सेव कर रहा हूँ, और ये चीज़ कंसिडर करके उन्होंने उस पर्सन को अपने घर में बुला लिया। दे डिडंट वांट टू सेव एन एनिमी बट ह्यूमन कंसिडरेशन मेड देम सेव हिज लाइफ। द मैन लुक बेयरली 17, और वो बहुत ही यंग एज में था और अपने लेट टीन्स में था। ही वॉज जस्ट एट द एज ऑफ
of 17. He asked what they were going to do with him. और उसने बहुत politely डरते हुए पूछता है कि what they would do with him, कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं. Being a doctor, Sadao was trained not to let a man die. और being a डॉक्टर प्रोफेशन में पढ़ाया जाता है कि आपके सामने अगर कोई इंसान बहुत ही जख्मी है, बहुत ही बुरे हाल में, तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है बाय हुक बाय क्रुक, बट वॉट एवर means that you have with you, you have to save the life of that dying person. So being a doctor, Sadao was trained not to let a man die. आप किसी को भी मरने नहीं दे सकते, उसके हालात पर छोड़ नहीं सकते. However, saving an enemy was nothing less than an act of treachery. अब वो क्या कर रहे थे, अब एक दुश्मन को बचा रहे थे, बट उनके लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो एनिमी को सेव कर रहे हैं, बट वो ये कंसिडर कर रहे थे किसी डाइंग पर्सन को वो सेव कर रहे हैं, तो वो ऐसे करके उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे. Sadao examined the wound carefully every morning. At last, the last stitches had been pulled out. और Sadao हर दिन सुबह जैसे ही उठते सबसे पहले वो अपनी बिना मॉर्निंग टी लिए वो उसके पास जाते और देखते कि उसकी वो अभी ठीक है, वो बेटर है क्या, उसके स्टिचेस ठीक हैं, बिकॉज वो बुलेट निकाली थी और उस पार्ट को स्टिच किया गया था. तो वो रोज़ मेक श्योर करते कि वो चीज़ों को चेक करे, प्रॉपर मॉनिटर करे उस पर्सन को. Sadao examined the wound carefully every morning. At last, और आखिरी में जो कुछ लास्ट स्टिचेस बचे थे उसको सदाओ ने पुल करके खींच के उनको खोल दिया. The old general thought it best to have the American quietly killed. और जब यहाँ पे जो मैंने आपको बीच का केस बताया था कि ओल्ड जनरल के बहुत खास होते हैं डॉक्टर सदाओ, बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपर्ट एंड ही इज़ वेरी मच प्रोफिशिएंट इन स्किल्स, बाहर से पढ़ाई करके आए थे और बहुत फेमस डॉक्टर थे. तो जनरल इनको अलाउ नहीं करते थे कि स्टेट से बाहर जाए, और जब वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत सारे डॉक्टर्स की नीड होती तब भी इन्हें नहीं भेजा गया, बिकॉज जो जनरल थे वो काफ़ी एज के थे और उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए इनको पर्सनली उनकी टेक केयर करने के लिए वहीं पे रखा जाता था. तो और जब ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि इट्स गुड, लाइक आई शुड टॉक टू जनरल, बिकॉज बाकी लोगों को भी पता चल जाएगी तो शायद लोग हमें अगेंस्ट समझें या हमें कुछ ऐसा देशद्रोही टाइप का समझे कि वी आर नॉट ओबेइंग आवर कंट्री और वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर कंट्री, इन फैक्ट वी आर गिविंग स्पेस और शेल्टर टू आवर एनिमी पर्सन. तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, इसलिए वो खुद अप्रोच करके और जनरल को सारी बात का बताते हैं. तो उस पर ओल्ड जनरल बोलते हैं कि बेस्ट ये होगा, अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो बेस्ट वुड बी दैट कि मैं तुम्हारे पास 2 ऐसे लोगों को भेजूंगा जो शांति से उस अमेरिकन को किल कर दें और वो अपने साथ बॉडी को भी लेके चले जाएंगे, तुम पर कोई बात नहीं आएगी और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा. He could send 2 of his men to kill him that night. Sadao agreed that perhaps that was the best thing to do. So और सदाओ फाइनली उनका हार्ट अलाउ नहीं कर रहा था, बट फाइनली मांग गए, बिकॉज उनकी वाइफ जो है ना थी वो बहुत डरी हुई थी, पूरे घर का काम भी उनको करना पड़ता था, बिकॉज मेड्स, सर्वेंट्स, कुक, शेफ सब घर छोड़ के चले, बच्चों की केयर टेकर भी घर छोड़ के चली गई थी. शी वाज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, तो वो काफ़ी बर्डन भी थी. फिर दूसरी चीज़ ये भी थी कि आसपास के लोगों को सबको पता चल रहा था कि हमारे घर में एक एनिमी पर्सन को हमने शेल्टर दिया, हम उसकी टेक केयर करें, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जा रहा था सोसाइटी में. तो वो उन चीज़ों से काफ़ी वरिड थी और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी वो बोली थी ये चीज़ अच्छी नहीं, अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी फैमिली का या हमारे बच्चों पे. सो वो बार बार मेडल करती थी डॉक्टर सदाओ को कि आप इसका कुछ करिए. तो सदाओ को भी और कुछ समझ नहीं आया, और जब ओल्ड जनरल ने उनको सजेशन दिया तो सदाओ उस पर होल हार्टेडली अग्री हो जाते और बोलते हैं दैट परहैप्स इट वाज द बेस्ट थिंग टू डू. सो कि ये बेस्ट आइडिया है, ऐसा कर लेते हैं, किसी का भी कोई नाम नहीं आएगा. सदाओ पुट हिज बोर्ड ऑन द शोर दैट नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग. और सदाओ डिस्कस करते हैं, जब 3 दिन बीत गए वेट करते करते कि आज किलर्स आएंगे, आज किलर्स आएंगे, आज आएंगे. जब वो 3 दिन तक फाइनली नहीं आते हैं तो अब ये टेरर तो बढ़ता जा रहा था कि हमने अपने घर में एनिमी को रखा, वो फिट भी हो गया, ही कैन मूव इंडिपेंडेंटली, तो अब उसको रखने की कोई सेंस नहीं है, इसको अब इसकी सेफ, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो फिर उसको कोई किल कर देगा. सो इट्स गुड कि इसको सेफली यहाँ से मैं एस्केप करा दूँ. तो सदाओ ऐसा प्लान करते हैं और सजेस्ट करते हैं उस अमेरिकन को. सदाओ पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट, उसमें फूड और
क्लोथिंग सब एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि अगर कोई रशियन वेसल तुम्हें ना मिल पाए तो तुम आराम से वो खाना खा लो और कपड़ों को यूज़ कर सको। ही आस्क्ड टॉम टू रो टू अ लिटिल आइलैंड टू फ्रीडम। अब वो टॉम को, वो टॉम इज़ दैट अमेरिकन बॉय ओनली जो 17 ईयर्स का है, जो बहुत ही वोनेट था, जिसके अंदर एक बुलेट थी। सो वो डॉक्टर सदाउ, ही कौन है यहाँ पे? डॉक्टर सदाउ। डॉक्टर सदाउ टॉम को बोलते हैं आपको, तुम्हें थोड़ी सी बोट को रो करना पड़ेगा, रोइंग बोट होती है ना ऐसे ऐसे चप्पू वाली, थोड़ा सा आपको रो करना पड़ेगा, लिटिल आइलैंड, थोड़ा सा ही जाना पड़ेगा और आइलैंड मिल जाएगा और वहाँ पर तुम आज़ादी से खुल के तुम वहाँ पे रह सकते हो और जैसे ही तुम्हें जो तुम्हारा नेक्स्ट बोट मिलेगी तुम अपने डेस्टिनेशन पे चले जाना वहाँ से। Sadao informed the general that the American had escaped. और यहाँ पे कितना वियर्ड चीज़ हुई थी कि जो जनरल थे वो बिल्कुल इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सेल्फिश एटीट्यूड का भी पता चला और वो पहले भी पता चला बिकॉज वो इतने सेल्फिश थे, इसीलिए तो उन्होंने बेस्ट डॉक्टर को अपनी सर्विस के लिए अपने पास रखा और बाकी सबको उन्होंने बॉर्डर पे भेज दिया था। तो सदाओ इन्फॉर्म द जनरल दैट द अमेरिकन हैड एस्केप, और सदाओ बताते हैं उनको दैट द अमेरिकन क्या बताते हैं उनको कि अमेरिकन हैड एस्केप्ड, और जब ये बात बताते हैं कि वो अमेरिकन एस्केप हो गया तो उनका एक्सप्रेशन, जो ओल्ड जनरल थे उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि लाइक वो उस बात को भूल जाते कि कौन फिर एकदम से रिकॉल करते हैं चीज़ों को। सो फाइनली देयर वाज नो सिग्नल फ्रॉम द आइलैंड, और जैसा कि पहले म्यूचुअली डिसाइड हुआ था इस अमेरिकन और डॉक्टर सदाऊ के बीच में कि अगर एवरीथिंग इज़ ओके तो तुम मुझे एक बार फ्लैश करके बता देना, मैं समझ जाऊँगा, मैं रिलैक्स होकर और वो सो जाऊँगा, और अगर कुछ ट्रबल है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, हेल्प की नीड है तो मुझे 2-3 बार मुझे फ्लैश करना और लाइट की हेल्प से मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी नीड है और मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और फाइनली देयर वाज नो सिग्नल फ्रॉम द आइलैंड जहाँ पे टॉम को भेजा था। द प्रिजनर हैड गॉन ऑफ सेफ, और वो बहुत सेफ तरीके से वहाँ से एस्केप करके चला जाता है। और उस रात डॉक्टर सदाऊ और हैना भी बहुत ही एक साई ऑफ रिलीफ लेते हैं और बहुत ही साउंड स्लीप एंजॉय करते हैं इतने दिनों के बाद। और यहाँ पे एंड होता है हमारा डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द एनिमी। अब दी क्या बोला, क्या करेक्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, सो यू फाइंड इट आउट। अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट। अब ये जो चैप्टर है इसका टाइटल ही हमें कुछ बता रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट। अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है डेरी। डेरी का जो एक फेस का एक जो पोर्शन है वो पूरा जला हुआ है। वो कैसे जल गया है, एसिड, जब वो छोटी सी एज का था तो एसिड उसके ऊपर गिर गया था जिसकी वजह से उसका जो हाफ फेस का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा जल गया है। और वो इतना टेरिबल हो गया कि अपनी शक्ल अगर वो मिरर में भी देखता है तो बहुत डर जाता है, और इस फेस की वजह से लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं और बहुत वियर्ड भी बोलते हैं और उसको बहुत नेगेटिव फील होता है ऐसा डेरी को। और इसीलिए डेरी कभी भी पब्लिक प्लेसेस में जाना पसंद नहीं करता, सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होता, वो हमेशा आइसोलेटेड प्लेसेस में और लोनलीनेस ही इंजॉय करता है। और ऐसे ही लोनलीनेस को इंजॉय करने के लिए एक बार घूमते घूमते ऐसे गार्डन में पहुंच गया। वो गार्डन किसका था? वो गार्डन था मिस्टर लैम का, और जो मिस्टर लैम थे उनकी एक जो लेग थी वो आर्टिफिशियल थी, इट वॉज मेड ऑफ टिन। तो उनके गार्डन में पहुंच गया, वो गार्डन पूरा खाली था, और जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तो वहाँ पे बहुत क्रैब एप्पल्स लगे होते हैं, खट्टे एप्पल, छोटे छोटे से एप्पल्स होते हैं। तो वो एप्पल्स को प्लक करने लग जाता है और तुरंत देखता है कि मुझे कोई देख रहा है। तो जब देखता है कि वो मिस्टर लैम, जो उसको नहीं पता था जो गार्डन उन्हीं का था, उनका घर वहीं पे था, वो भी अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहता था और थोड़ी बड़ी एज के भी थे। तो वो जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे कोई मेरे एप्पल्स को प्लक कर रहा है तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और ये देखकर उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत वियर्ड फील होता है, बिकॉज डेरी बिना परमिशन के उनके गार्डन में फेंसिंग से जंप करके अंदर गया था। तो डेरी को ऐसा लगता है कि अब मुझे डांट पड़ेगी, अब मुझे स्कोल्डिंग मिलेगी इनसे, जो भी यहाँ पे ओनर है। बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो लैम थे, मिस्टर लैम, वो बहुत ही अफेक्शनेट थे बच्चों के लिए, जो भी, बिकॉज वो अकेले रहते थे, अगेन ही वॉज लिविंग इन लोनली। तो जो भी आता था उनको वो अपने फैमिली, अपने क्लोज फ्रेंड मानने लग जाते थे और उनको एक कंपनी देते थे, उनकी कंपनी एंजॉय करते थे। तो ऐसे करके उनका भी टाइम पास होता है। जब उन्होंने देखा डेरी, तो डेरी को भी अपना फ्रेंड समझने लग जाते हैं। बट डेरी इस पर थोड़ा सा एडमेंट हो जाता है और डेरी बोलता है कि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ, आप मुझे जानते हो बट मैं आपको नहीं जानता, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, तो मैं कैसे आपका फ्रेंड हो सकता हूँ और आप मेरे कैसे फ्रेंड हो सकते हो। तो इस पर डेरी थोड़ा सा ऐसा रूड बिहेव करता है उनके साथ। और फाइनली
जब चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था कि डेरी जब जब मिस्टर लैम बहुत कन्विंस करता है कि देखो मेरे भी एक पैर आर्टिफिशियल है बट मैं तो बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करता हूँ, मैं ऐसे डरता नहीं हूँ, मैं बहुत लाइफ को खुल के जो भी मेरे को करना है मैं बहुत अच्छे से उसको एस्पायर करता हूँ, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करता हूँ। दो मेरी लेग टिन की है बट मैं खुद क्लाइंब करता हूँ पेड़ पर और क्रैब एप्पल्स को प्लक करता हूँ, और जो भी आता है मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ, सबको अपना फ्रेंड समझता हूँ। तो इतने मोटिवेटिंग वर्ड से डेरी बहुत मोटिवेट हो जाता है और उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इनफैक्ट ख़त्म हो जाता है। और इस बात पे वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है बात करते करते उस मिस्टर लैम के साथ, और डेरी को याद आता है कि मैं अपनी मदर को बिना इन्फॉर्म करे यहाँ पर आया था, अगर उनको पता चलेगा मैं इतनी दूर आ गया तो बहुत परेशान होंगे, तो मुझे अब घर जाना होगा। और इसमें मिस्टर लैम डेरी को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम एक बार घर चले गए तो दोबारा लौट के नहीं आने वाले हो। तो बट डेरी बहुत डिटरमिन्ड हो गया, बहुत पॉजिटिव हो गया। अब वो कहता है मैं तो आऊँगा, कुछ भी हो जाए, मेरे मदर फादर मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे आऊँगा बिकॉज मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है और मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा। बिकॉज अपने पेरेंट्स उनको बहुत जगह रोकते टोकते हैं यहाँ मत जाओ, बिकॉज उनको पता है कि लोग इसको देखेंगे तो लोग कैसा बोलेंगे, उसको बुरा लगेगा, इसलिए वो उसको ज़्यादा जगह जाना अलाउ नहीं करते। और फाइनली ऐसा ही हुआ जैसा उसने प्रॉमिस करा था डेरी ने मिस्टर लैम को कि मैं यहाँ पर आऊँगा, और अपने मदर को इन्फॉर्म करते हैं और वो आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि मिस्टर लैम पेड़ पे चढ़े होंगे उससे उनके आने से थोड़ी देर पहले, और वो क्रैब एप्पल्स को प्लक कर रहे थे, और एप्पल्स को प्लक करते करते वो गिर गए और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती। तो जब वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ डेरी मिस्टर लैम को बताने आता है कि देखो मिस्टर लैम कि मैंने अपना आई मेड माई प्रॉमिस, और मैंने जैसा आपको बोला था मैंने वही करा, देखो मैं कितना पॉजिटिव, मैं कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्रेडिट गोज टू, ऐसा कुछ बोलना चाहता है, एक थैंक यू देना चाहता है। तो तब वो फाइंड आउट करता दैट ही इज़ नो मोर, और ऐसे ख़त्म हो जाती है हमारी ये ब्यूटीफुल सी टचिंग सी चैप्टर। जल्दी से रीड करते हैं और फटाफट रिवीजन को कंप्लीट करते हैं। सो डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल एंड एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन। ये चैप्टर शुरू होती है जब ये जंप करके उनके गार्डन में पहुंचते हैं। डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में। मिस्टर लैम ऑफर्स टू गिव क्रैब एप्पल्स टू डेरी, और मिस्टर लैम ऑफर करते हैं टू गिव क्रैब एप्पल्स देते हैं किसको, डेरी को। डेरी गेट्स पैनिकी बट मिस्टर लैम कम्फर्ट्स हिम। डेरी थोड़ा डर जाता, थोड़ा घबरा जाता, परेशान हो जाते हैं, ऐसे कैसे इनने मुझे नोटिस कर लिया और यार मुझे यहाँ से भागना होगा तुरंत। बट मिस्टर लैम उसको कम्फर्ट करने की कोशिश करते हैं। डेरी सेज दैट पीपल फियर हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस। अब डेरी बोलता है लोग मुझसे डरते हैं, उनको मेरे चेहरा देख के उनको हॉरिबल फीलिंग आती है, उनको मॉन्स्टर वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं लोगों में नहीं जाता, इसलिए मैं लोगों से अलग रहता हूँ। वन साइड ऑफ हिज फेस गॉट बर्न्ड एज अ बॉटल ऑफ एसिड फेल ओवर इट। डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, ही रिमेन्स लोनली एंड अवॉइड्स पीपल। अब डेरी का बिकॉज उसका फेस बहुत वियर्ड हो गया था, उसको ऐसा लगता था लोगों को उसको देख के बहुत हॉरर फीलिंग आएगी, और तो उसको बहुत हॉरिबल लगता था जब वो खुद का फेस देखता था, और ऊपर से लोगों की नेगेटिव कमेंट्स। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ गई थी कि आई एम नॉट इक्वल एज अदर्स, और लोगों को मुझे देख के बहुत हॉरिबल फीलिंग आती है। ये उसको और बहुत ही डिप्रेशन की तरफ या उसके अंदर और नेगेटिविटी को इम्बाइब कर रही थी। He remains lonely and avoids people, और यही रीजन था कि वो क्यों हमेशा अकेले में रहना पसंद करता था, और गैदरिंग्स में सोशल लोगों से मिंगल करने में बिल्कुल उसको बिलीव नहीं था और उसको पसंद भी नहीं था। वो हमेशा अवॉइड करता था ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पे लोग होते थे, वो हमेशा ऐसी प्लेसेस पर जाता था जो आइसोलेटेड होते, जहाँ पे लोनलीनेस वो एंजॉय कर सके। He can't stand the uncharitable remarks of the people aimed at him, बिकॉज अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था वो, और लोगों के जो ऐसे बेचारा और ऐसे फेस को देख के कौन ही प्यार कर सकता है, वो तो सिर्फ माँ ही इसके फेस पे किस कर सकती है, वो भी इसलिए मजबूरी में करती होंगी बिकॉज उसकी मदर है। तो ऐसे सब जो कमेंट्स थे वो उनको और अब बियर नहीं कर पा रहा था। Mr. Lamb advises him that he can't look up himself in a room forever. अब मिस्टर लैम बहुत अच्छे से उसको मोटिवेट करते हैं बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज के विक्टिम थे। उनकी जो लेग थी, जैसा कि मैंने बताया, उनकी एक लेग टिन की थी, और जिसकी वजह से लोगों ने उनको टाइटल दिया था लेमी लैम का। सो लेमी लाइक अ पर्सन हु इज नॉट फिजिकली फिट, और जिसकी एक टांग थोड़ी सी खराब रहती है, बिकॉज वो टिन की थी, वो प्रॉपरली वो उसकी हेल्प से ही वो मूव करते थे। सो मिस्टर लैम, अब यही सारी चीजें मिस्टर लैम डेरे को एडवाइस करते हैं, उसको अनकंडीशनल मोटिवेशन देते हैं
ताकि वो इस चीज से बाहर आ जाए और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को गेन करे, बिकॉज अभी उसकी बहुत अर्ली एज है एंड ही टू हैज राइट टू एस्पायर ऑल हिज ड्रीम्स एंड गो वेयरएवर ही फील्स लाइक। सो मिस्टर लैम डेरी को यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि पूरा टाइम ही कैन नॉट लॉक अप हिमसेल्फ इन रूम फॉरएवर, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करके तो नहीं रख सकता। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी देते हैं कि उन्होंने कोई स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक पर्सन होता है कि उसको बोला जाता है, वो इतना डर जाता है चीज़ों से, उसको लगता है मैं बाहर जाऊँगा तो प्रोबेबली मैं गिर जाऊँगा कहीं पे, कहीं गार्डन जाऊँगा तो वहाँ स्लिप हो जाऊँगा, मेरी कहीं भी डेथ हो सकती है। तो फाइनली अपने आप को एक रूम में पैक कर लेता है वो स्टोरी में वो कैरेक्टर, और क्या होता है उस रूम में कोई नहीं होता, बट जिस बेड पे वो लाए करता है उसके जस्ट ऊपर एक सीनरी होती है, वो उसके ऊपर गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे करके मोटिवेट करते हैं मिस्टर लैम डेरी को कि इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई एक इंसान अपने आप को सोशल नेटवर्क से पूरा कट कर ले, लोगों से डिसकनेक्टेड हो जाए और एक रूम में बंद करके अपने आप की मतलब पूरी जिंदगी स्पेंड करे। इट्स नॉट पॉसिबल, ही मस्ट शट अप हिज ईयर्स एंड स्टॉप लिसनिंग टू व्हाट अदर्स से ऑफ हिम। अब उसको एडवाइस करते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि लोग बुरा बोल रहे हैं या लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, सो इट्स गुड कि तुम्हारे दो कान हैं उनको बंद कर लीजिए, लेट पीपल स्पीक व्हाट दे वांट, तुम वही करो जो तुम चाहते हो। लोगों का काम है कहना, वो अपनी ड्यूटीज करो, तुम अपनी ड्यूटीज करो, लोगों को इग्नोर करो और जो तुम्हें अच्छा लगता है, जहां तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो सारी चीजें करो। सो दीज वर द मोटिवेटिंग वर्ड्स ऑफ मिस्टर लैम टुवर्ड्स डेरी. Mr. Lamb shows him the way. Derry has 2 eyes, ears and leg. He has got a tongue and brain. अब Mr. Lamb यहाँ पे डेरी को क्या एडवाइस करते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक रास्ता बता दूँ, एक चीज बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं और तुम्हारे पास एक टंग और एक दिमाग भी है सोचने के लिए। तो तुम 2 कान एक से सुनो, एक से निकालो, जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती है वो देखो, जो अच्छी नहीं लगती वहां पे आंखें बंद कर लो। तो ऐसे करके उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट बोलते हैं तुम्हारे पास टंग है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तुम भी रिवर्ट करो, बोलो तुम भी चीजों को, और तुम्हारे पास ब्रेन है सोचने के लिए, तो यू आर मच मोर मैच्योर्ड। ही मिस्टर लैम हिमसेल्फ हैज अ 10 लेग, और जैसा कि हमें पता है लेमी लैम करके जो सब लोग इनको बोलते हैं, बट उनको बुरा नहीं लगता बिकॉज ही हैज होल हार्टेडली एक्सेप्टेड हिज प्रॉब्लम, या आप उसको चैलेंज बोल सकते हो। सो ही हैज अ 10 लेग बट इट डजंट बॉदर, उनको कोई परवाह नहीं होती, कोई फिक्र नहीं करते हैं उस चीज की। ही टेक्स लाइफ एज इट कम्स, वो लाइफ को ऐसे जैसे आती है लाइफ, उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट्स एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ही डजंट माइंड चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लेमी लैम, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग उनको बच्चे वहाँ के जो गार्डन में आते हैं वो सब उनको छेड़ते हैं, ऐसे मजाक में ऐसे सरकाजम देते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं मिस लेमी लैम्ब ऐसे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चों में एंजॉय करते हैं, बच्चे चले जाते हैं, वो अपने घर में खुश रहते हैं। डेरी शुड फॉलो हिम, अब वो बोलते हैं डेरी तुम भी मुझे फॉलो करो, जैसा मैं करता हूँ तुम भी ऐसे ही चीजों को एक्सेप्ट करो। इफ ही वर्क्स हार्ड ही कैन बी लाइक अदर्स, ही कैन इवन आउटशाइन द रेस्ट। अब वो बोलते हैं अगर तुम हार्ड वर्क करो तो तुम भी लोगों के जैसे बन सकते हो, और कोई बड़ा चैलेंज थोड़ी ना जैसे कि बाकी लोग परफॉर्म करें, हो सकता है तुम इतना हार्ड वर्क करो कि तुम उनको भी ओवरकम कर लो, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम हार क्यों मान रहे हो अभी से, अपने आप को ऐसा क्यों फील करते हो कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँगा, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाऊँगा जहाँ पे लोग हैं, लोग मुझे मेरी शक्ल पे देख के मजाक उड़ाएंगे, मुझे ऐसे कमेंट्स देंगे, तो अभी नहीं करना है तुम्हें सब। Derry goes back home. He promises Mr. Lamb to come back. और यहाँ पे काफी मोटिवेट हो जाता है डेरी और मिस्टर लैम को, बिकॉज उनको अब यहाँ पे याद आ गई है कि उनकी मदर ने उनको बोला था कि बहुत दूर नहीं जाना, बिकॉज मदर और उनके जो फादर थे वो बहुत वारिड रहते थे हमेशा डेरी के लिए, बिकॉज डेरी का फेस ऐसा तो कोई उसको कुछ बोले ना, उसको बुरा लग जाए, वो कहाँ चला जाए, कहीं सुसाइड ना कर ले, तो उनको बहुत फियर रहता था, हमेशा इनसिक्योरिटी रहती थी, और इसीलिए वो डेरी को कहीं अपने से दूर नहीं जाने देते थे और हमेशा परमिशन लेके ही डेरी जाता था। बट इतना टाइम हो गया था, मदर वेट कर रही थी, इट्स लंच टाइम, अभी तक डेरी क्यों नहीं आया, तो डेरी को लगा कि मामा मेरी परेशान हो रही होगी, तो एटलीस्ट मैं जाके उनको इन्फॉर्म करता हूँ, बट मैं इन्फॉर्म करके जरूर आऊंगा, बिकॉज अब डेरी काफी कॉन्फिडेंट हो गया था और बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गया था, इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया था मिस्टर लैम ने कि अब वो बहुत इंडिपेंडेंट और फ्री फील करने लग गया था। तो और मिस्टर लैम को प्रॉमिस करके जाता है कि सर मैं अभी जाता हूँ, बट आई शैल make here very soon, you better wait for me. So Derry goes back home. He promises Mr. Lamb to come back. Promise करके जाता है कि मैं जरूर आऊंगा, और मिस्टर लैम ऐसा assume कर लेते हैं कि सब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं जा रहा हूँ बट मैं जरूर आऊंगा, बट यहाँ पे लौट के कोई नहीं आता है।
Let's see further. Mr. Lamb says that people generally promise but never come back. अब Mr. Lamb को हमेशा पता था, सब लोग ऐसे ही कहते थे, generally make promises but no one makes up to it. कोई ऐसा नहीं करता. Derry's mother stops him from going to meet Mr. Lamb. और Derry की मदर उनको मना कर देती बिकॉज उनको पता था उसकी भी 10 की लेग है और वो सब लोग उनको जानते हैं. कोई अपने बच्चों को अलाउ नहीं करता ऐसे गार्डन में जाने के लिए जिसके ओनर की एक लेग 10 की हो. तो वो सब लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और सब उनको मना कर देते हैं. और मिस्टर लैम को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता था. तो यही होता है, डेरी की मदर स्ट्रिक्टली मना कर देती है डेरी को कि जो भी हो जाए तुम उस गार्डन में बिल्कुल नहीं जाओगे. सो शी स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोइंग टू मीट मिस्टर लैम. When Derry comes, Mr. Lamb is on the ladder with the stick. और जब फाइनली जब वो अपनी मदर को कन्विंस करता है और उनके अगेंस्ट जाता है, मदर कन्विंस नहीं होती तो उनके अगेंस्ट जाता है और मिस्टर लैम्ब को दिया गया प्रॉमिस वो फुलफिल करने ही लगता है. जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ से आता हुआ चिल्लाता हुआ मिस्टर लैम्ब. सो व्हेन डेरी कम्स मिस्टर लैम्ब इज ऑन द लेडर विद द स्टिक. और वो अपनी लेडर पे सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं बिकॉज वो क्रैब एप्पल्स को प्लक करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी स्टिक के साथ. जब वो देखते हैं कि वो वहाँ पे चढ़ रहे हैं, ऑन द लेडर स्लिप्स एंड विद इट गोज डाउन मिस्टर लैम्ब एंड ही फाइनली डाइज. और वहाँ पे वो जैसी ऊपर चढ़ते हैं और गलती से उनका पैर लेडर गिर जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, वहीं पे वो गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. डेरी क्राइज, ले मी लैम्ब, आई डिड मेक माई प्रॉमिस एंड आई केम बैक. अब तो उठ जाइए बट ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. और यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी ब्यूटीफुल सी, बहुत ही मोटिवेटिंग सी और इंस्पायरिंग सी चैप्टर. अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. And this was all about the brief, very फटाफट revision बोलो, your very super quick revision of this chapter. Now let's immediately move towards the next part and discuss. Derry suffers from a complex. He remains lonely and avoids people. और डेरी को यही कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है जिसकी वजह से वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है, आइसोलेटेड प्लेसेस में रहना पसंद करता है. He can't stand the uncharitable remarks of the people aimed at him. जो लोगों के जो ऐसे रिमार्क्स होते हैं वो उनको और बियर नहीं कर सकता. कोई उसको बोलता है कि ये भूत है, कोई बोलता है अपनी शक्ल चेहरे में देखेगा तो कितना डर जाएगा, बस इस चेहरे पे तो बस इसकी मदर ही किस कर सकती, वो भी मजबूरी में करती होंगी इसलिए कि बिकॉज वो उनका बेटा है और उसको बुरा ना लगे. तो ऐसे ऐसे कमेंट जब वो सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है. और यहाँ पे फाइनली बोला गया, ही कांट स्टैंड द अनचैरिटेबल रिमार्क्स ऑफ द पीपल विच आर एम्ड एट हिम. और ऐसा जब ये सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं और इसके बाद चैप्टर कहाँ पे वाइंड अप होता है जो मैंने आपको ब्रीफ में बहुत अच्छे से समझाया. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर में कवर करे थे. अब लेट्स इमीडिएटली हेड विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड this is probably the last chapter of your supplementary reader book जिसका नाम है विस्तार्स कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और दूसरा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स. अब ये दोनों जो पार्ट्स है उनकी कुछ थीम जो है ऑलमोस्ट एक जैसी है, इसलिए इस चैप्टर में इंक्लूड करा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. अब ये टाइटल अलग जा रहा है, दो पॉइंट्स अलग जा रहे हैं, बट इनका कॉमन रिलेशन ये है कि दोनों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए व्हेन दे वर चाइल्ड. जब वो बच्चे थे तो उनके साथ ऐसे इंसिडेंट है. पहला इंसिडेंट जब ज़िटकाला सा का है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग है. वो अपनी पढ़ाई करने, वो अपनी मदर से बहुत क्लोज होती है, पढ़ाई करने के लिए जब उनकी मदर उनको बाहर भेजती है तो वहाँ पर वो ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस करती है जब उनको बोला जाता है उनको टाइट शूज़ पहनने पड़ेंगे, उनको बहुत स्किनी ड्रेस पहननी पड़ेगी जो वो बिल्कुल वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज वेस्टर्न कल्चर है, उनको बहुत ही वियर्ड और ऑकवर्ड लगता है बिकॉज वो हमेशा प्रॉपर सूट्स में और दुपट्टे में ड्रेस्ड रहती हैं. और फाइनली जो बहुत वियर्ड केस ये पार्ट तब होता है जब वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम सबके हेयर्स को कट कर देंगे. और हेयर्स को बिकॉज ज़िटकाला सा के बाल काफ़ी लंबे थे और उनकी मदर हमेशा उनको बताती थी कि दिस इज़ द ट्रू ब्यूटी ऑफ अ फीमेल. और बाल उनके कटे होते हैं जो लोग वॉर में हार जाते हैं, जिनके साथ कुछ मिसहैप होता है, वो लोग बाल कटवाते हैं. तो बालों के साथ बहुत ही पॉजिटिव एसोसिएशन थी जो सिंस चाइल्डहुड
उनकी मदर ने बताई थी। तो जब सिचुएशन ऐसी आती है कि वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से सब स्टूडेंट्स के बाल कटने थे, तो यहाँ पर वो बहुत उस चीज़ को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करती और उस चीज़ को ओपोज करती और अपना स्टैंड लेते कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बाल नहीं कटने दूंगी, और उसे बचने के लिए वो बेड के नीचे छुप जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली सनलाइट की वजह से शैडो आती है और वो पकड़ी जाती हैं और फाइनली उनके हाथों को बांध के, उनके पैरों को बांध के उनके बालों को काट दिया जाता है। तब उनको ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोगों को ऐसे, हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ऐसे एनिमल्स के जैसे ट्रीट किया गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है मैं आगे ये पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको सेकेंड पार्ट बताऊँगी। सो The narrator's first day in the land of apples was a bitter cold one. अभी नरेटर खुद जितकाला सा है जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं हमें, क्योंकि जो फर्स्ट डे था लैंड ऑफ एप्पल्स में, इट वाज अ बिटर कोल्ड वन, काफ़ी ठंडा दिन था वहाँ पे। द प्लेस वाज नॉइजी एंड द पीपल मर्मर्ड इन एन अननोन टंग। और वहाँ वो जो जगह थी बहुत ही, वहाँ पे शोर वोर हो रहा था और जो वहाँ के लोग थे वो मरमर करते थे ना, अननोन टंग, वो आपस में फुसफुसाते थे, कुछ धीरे धीरे कुछ बोलते थे अपनी लैंग्वेज में जो उनको समझ में बिल्कुल नहीं आती थी और उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता था कि लोग मुझे अपने आप में अपने साथ मिंगल नहीं होने दे रहे, मिक्स नहीं होने दे रहे और अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलते हैं, अपने तरीके से कुछ कुछ परफॉर्म करते हैं। इंडियन गर्ल्स वर देयर इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। और इंडियन गर्ल्स को फोर्स किया जाता था, दे हैव टू वेयर स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस। बहुत ही चिपकी हुई सी ऐसे टाइट सी छोटी ड्रेसेस मजबूरी में उनको पहननी पड़ती थी। शी फेल्ट क्वाइट अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। और सबसे मिजरेबल पार्ट कब होता है उनके साथ, जब वो डाइनिंग रूम में जाते हैं, बिकॉज उनको वहाँ के एटिकेट्स के बारे में कुछ नहीं पता था कि फर्स्ट बेल बजेगी तो उनको हैंकचीफ को अपने यहाँ पे थाई पे रखना है, फिर सेकंड बजेगी तो उनको ऑफर करना है, थर्ड पे उनको कंज्यूम करना है। ये सब चीज़ें उनको कभी बताई नहीं गई थी। और जब सब एक जैसे परफॉर्म करते हैं, सिर्फ जितकाला साहब बहुत अलग बिहेव करते हैं बिकॉज शी वॉज अननोन टू द थिंग्स, तो उनको वहाँ पे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है और उनको इसके लिए स्कोल्डिंग भी मिलती है। शी फेल्ट क्वाइट अनकम्फर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। Her friend जुडेविन gives her a terrible warning। और जुडेविन इनकी एक वहाँ पे अच्छी फ्रेंड बन गई थी जो उनको पहले से ही वार्न कर देती कि अब तुम्हारे बाल कटे जाएंगे। She overheard, वो कहीं ना कहीं आते जाते कोई बात सुन लेती है। The pale faced women, वो सुनती है कि इसको वहाँ पे बहुत हिटलर सी एक लेडी खड़ी होती है, पेल फेस विमेन को, बहुत ही थोड़ी ओल्ड एज की रहती है और वो ऐसा बोलती है कि इसकी अब सब लड़कियों के बाल काटने चलो हम तैयारी शुरू करते थे। ऐसा कहीं से आते जाते सुन लेती हैं और वो अपनी फ्रेंड जितकाला सा को ये बताती है। कौन? जुडेविन। The women talked about cutting their long and heavy hair. The narrator decided not to submit but to struggle। और narrator ऐसा डिसाइड करती है कि मैं ईजिली तो गिव अप नहीं करूँगी, मैं जितना हो सकता है अपने बालों के लिए उतना फाइट करूँगी। फाइनली शी डिसअपियर्ड एंड हिड हर सेल्फ अंडर द बेड। और फाइनली वो छुप जाती हैं और अपने आप को बेड के नीचे छुपा लेती है उन चीज़ों से बचने के लिए, बट ऐसा नहीं होता और उनके बालों को काट दिया जाता है। So this was one memory of one child, जितकाला सा। अब बात करते ओके, लास्ट पार्ट अभी बचा हुआ था। She was dragged, taken downstairs and tied fast in a chair। और फाइनली उसको ड्रैग किया जाता है, चेयर से हाथ पैरों को बांध दिया जाता है ताकि मूवमेंट ना करे और उनके जो लंबे बाल थे उनको कट कर दिया जाता है। वो बिल्कुल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती बिकॉज शी फेल्ट वेरी हेल्पलेस देयर, नो वन इवन ट्राइड टू कम्फर्ट। और इस मोमेंट पे उनको अपनी मदर की इतनी याद आती कि अगर मेरी मदर होती तो एटलीस्ट मुझे कंफर्ट करती, मुझे कंसोल करती, मुझे समझाती, मुझे एक शोल्डर तो मिलता, बट यहाँ पर तो कोई भी सपोर्ट तक नहीं मिल रही है मुझे। सो विद दिस एंड्स विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब ये और ही फनी सा पार्ट है, यहाँ पे मेजरली कास्टिज्म के बारे में बात कर रही है। उस टाइम की बात है जहाँ अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी। तो एक स्टूडेंट है जो बहुत ही फन लविंग है, बच्चे ऐसे ही होते हैं बहुत ही फन फ्रॉलिक टाइप्स के। और जब वो उनके स्कूल से लेके उनके घर का डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट का है और उनको अपने स्कूल से घर तक आने में लगभग 30 to 60 मिनट्स भी कभी लग जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज रास्ते में जो इतनी सारी अट्रैक्शंस होते हैं ना उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। कभी कोई झूला, कभी कोई खाने पीने की चीज़, कभी स्नेक चार्मर्स और
कभी ये और वो। तो जैसे बाकी बच्चे भी करते हैं वैसे ये भी परफॉर्म करती थी, और घर आते आते इनको 1 घंटा कभी कभी लग जाता था। और एक दिन वो इतना वियर्ड ऑब्जर्व करती है कि उनकी सोसाइटी के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल ओल्ड पर्सन वो ऐसे लाइक उनके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक है और उसमें एक रोप से कुछ उन्हें फूड पैकेट बांधा हुआ और वो ऐसे करके देने जा रहे हैं। तो उस पर वो बहुत हंसती है और अपने बड़े भाई आनंद को इस चीज़ के बारे में बताती है। बट आनंद बड़ा भाई वो काफ़ी मेच्योर होता है, उसको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो वो अपनी सिस्टर को ये चीज़ के बारे में समझाता है कि ऐसा होता है बिकॉज ये जो हाई क्लास के पीपल हैं ये हमें एक्सेप्ट नहीं करते और ये कंसिडर करते हैं कि वी आर लो क्लास पीपल एंड वी आर मेंट टू डू और परफॉर्म दी टास्क विच आर डिग्रेडेड, और हम इनकी सोसाइटी में बैठ उठ नहीं सकते, इनकी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, अदरवाइज दे वुड कंसिडर इट टू बी इम्प्योर। तो ऐसा करके जब वो लिटरली में जो फैक्ट्स होते हैं वो उसको बताते हैं अपनी सिस्टर को, तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो रिवेंज लेती है। और वो छोटी बच्ची होती है, वो ऐसा डिसाइड करती है कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं उस फूड पैकेट को टच भी करूँगी और उसको खोल के खाना भी खाऊंगी, अब करो आपको जो करना है। तो ऐसे टाइप का वो एक फीडबैक देती है वहाँ पर। और फाइनली उनके ब्रदर एल्डर ब्रदर उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट डिज़र्व करनी है तो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो और अपनी पढ़ाई में टॉप आ जाओ। अपने स्कूल में क्लास में अगर तुम टॉप आओगी तो ये लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे और सब तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और फाइनली ये बातें इतनी ज़्यादा हर्ट करती हैं इस छोटी सी लड़की को कि वो ऐसे ही करती है, फाइनली अपनी क्लास में टॉप करती है स्कूल में, और सारे लोग उसको बहुत ही अप्रोच करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे ये छोटी सी एक और मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड भी एंड हो जाती है। सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट रीडिंग विद द मेन पॉइंट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू दिस चैप्टर. Now, the narrator used to cover the distance from her school to home in half an hour to an hour. It could, however, be covered in just 10 minutes. Games, fun, shows, snake charmers, monkeys and sweets and snack stalls stopped her. ये सारे जो attractions मिलते हैं ना बच्चों को रास्ते में, उसकी वजह से कभी यहाँ रुक जाती है, फिर थोड़ा डिसाइड करती है घर जाऊँगी तो उसको कोई पपेट शो दिख जाता है, फिर थोड़ा और डिसाइड करती है तो बंदर का शो दिख जाता है, थोड़ा और चलती तो कोई फूड स्टॉल दिख जाता है। तो ऐसे करते उसको घर पहुँचते पहुँचते 30 to 60 मिनट्स लग जाते, जो आइडियली सिर्फ 10 मिनट्स का रास्ता है। एवरीथिंग स्टॉप्ड हर एंड ड्रिंक हर अटेंशन। ये सारी चीज़ उसको रोक लेती है उसकी तरफ, और ये लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। One day she saw an elder off her street carrying a food packet. He didn't touch it but held the packet by its string. वो उनको टच नहीं करते बट उसको ऐसे करके दूर करके, लाइक वो उनकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इम्प्योर हो जाएगा। वो फिर रिच क्लास वाले उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो उनको स्कोल्डिंग मिलेगी बिकॉज ये इम्प्योर। ऑल दो, अच्छा ये चीज़ समझिए कि ऑल दो ये पुअर पीपल, जो लो क्लास पीपल, इनके सर्विसेज लेते हैं सारी, डायरेक्टली टच तो करते ही हैं चीज़ों को, बट कैसे कितना वियर्ड आयरनी है ये चीज़ कि वैसे आप उनकी सारी सर्विसेज लेते हो बट उनको अपनी सोसाइटी में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दे आर मेंट टू डू लो क्लास जॉब्स, इसीलिए। सो ही डिडंट टच इट बट हेल्ड द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। ही बोर्ड बिफोर द जमींदार हु टुक इट एंड स्टार्टेड ईटिंग। वो बो करते हो जमींदार के बारे में, उनको ऐसे पैकेट वहाँ पे रख देते हैं और वो उसको खोल के जमींदार अपना खाने लग जाते हैं। Rich class. He narrated the funny story to her elder brother Anand. Anand told her that the man was not being funny. वो ये बता रही थी कि मैन फनी नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, ये रियलिटी है। फिर उसके पीछे की स्टोरी उसको अनफोल्ड करते हैं। He was from a low caste and couldn't touch the packet with his own hands. The incident made her angry. She was provoked and wanted to touch the packet herself straight away. और वो बहुत प्रोवोक हो जाती, ऐसे कैसे लोग करते, मैं बदला लेके आती हूँ। और she was provoked and wanted to touch that packet herself straight away. अभी के अभी मैं जाऊँगी उस पैकेट को टच करके आऊँगी, उसको खोल के उसमें से लंच भी करके आऊँगी। She wondered why the rich don't consider others as human beings. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती है अपने भाई के सामने कि what's the problem, why these elite class or why these rich people don't consider us to be human beings. हम भी तो इंसान हैं, we too are human beings. So Anand told her that they belong to a low caste, they were never given honor and respect. और आनंद यहाँ पे बोलता है बिकॉज हम लो क्लास को, लो कास्ट को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें उतनी रिस्पेक्ट या उतना हमें ऑनर नहीं मिलता जो हाई क्लास या अपर क्लास को मिलता है।
इफ दे वर लर्न पीपल वुड कम टू देम ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। अब वो बोलते हैं बस एक ही तरीका है, अनन ऐसा अपनी सिस्टर यंगर सिस्टर को बोलते हैं कि बस एक ही तरीका है, अगर हम लोग बहुत पढ़ लिख जाएं, बहुत ही फेम हो जाए, तो ये लोग अपने आप अपनी इच्छा से हमारे आसपास घूमेंगे। सो द वर्ड्स ऑफ अनन मेड अ वेरी डीप इंप्रेशन ऑन हर। शी स्टडीड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मेनी पीपल बिकेम माय फ्रेंड्स, और बहुत लोग उसको अप्रोच करते हैं, उसके आसपास घूमते, जिसकी वजह से उसको बहुत खुशी होती है और उसको बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंस फील होता है अपनी कास्ट या अपनी क्लास के ऊपर। और इस तरीके से वो कैसे कास्टिज्म पे बहुत बड़ा एक कमेंट करती है और उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है। और आपको क्या कोशिश करनी है कि पूरी विस्तार आपको समझ में आ जाए, सो दैट यू बिकम एग्जाम रेडी, बिकॉज इस बार 80 ऑन 80 का चैलेंज है इवन इन दिस लैंग्वेज। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये एंटायर डिस्कशन ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास। और आई होप कि सारे चैप्टर बहुत ही सुपर डुपर क्विक वे में आपको रिवाइज हो गए हैं। बस एग्जाम से पहले इसको बहुत फास्ट मोड में चलाना है, और मेन रीडर को भी ऐसे ही करना। आप सुपर क्विक को और सुपर डुपर क्विक फॉर्म में सुन सकते हो, और बस 1 घंटे में आपकी दोनों बुक्स कवर और आपके 40 मार्क्स स्कोर। और 40 तो बहुत थॉरो कर ही चुके हैं रीडिंग और राइटिंग के थ्रू। और यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का सेशन। तो अब मिलेंगे एग्जाम से पहले एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।